तो जो आपको कंफर्ट हो ना जिस चीज में वो कर लेना। ठीक है, परफेक्ट। और ऐसे तो कुछ भी बोलो, मैं तो कह रहा हूँ कुछ ठीक है, ठीक है। एंड अनफिल्टर्ड बोलो। हाँ, फिल्टर वगैरह का नाम लोगे वैसे? मैं वैसे अवॉइड करूँगा, बट ये WTC वगैरह ये सब के नाम ले सकते हैं। गुड़गांव में महिरा होम्स हो गया, ये सारे तो चलेंगे। लीगल कंसल्टेंट इन रियल एस्टेट मैटर्स और फोकस्ड ऑन रेरा, ऐसा? हाँ, प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिसिंग इन रेरा। तो आपके मेजरली वैसे क्लाइंट्स वही होते होंगे ना, डेवलपर्स ही होते होंगे ना? हाँ, मेजरली डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स के लिए। लेकिन मैं लीगल साइड पे मैं नहीं अपीयर होता, मैं बायर्स के लिए वो करता हूँ, क्योंकि बायर्स के साथ में थोड़ा मेरा वो है, एक मज़ा आता है काम करने में। मैं स्टार्ट है वैसे ना। अच्छा, स्टार्ट हो रहा है, एक स्टार्ट है, बार फॉर्मल वाला स्टार्ट करें। यहाँ तो फंबल हो गया यार। जब से आप आए हो ना, सब रिकॉर्डेड है, सब अच्छा, ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? अच्छा, सब स्टार्टेड है। और आप ये मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि ये क्लैप अब स्टार्ट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप अभिषेक भाई सबसे पहले अपने बारे में बताओ कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो? भाई बिफोर क्वालिफाइंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, मेरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो जब मैंने क्वालिफाई कर लिया तो मेरा यही था कि यार रियल एस्टेट में कैसे काम किया जा सकता है। तो उस टाइम पे आई केम अक्रॉस रेरा कि ये एक अपकमिंग फील्ड है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि आई एम प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिसिंग इन रेरा। तो मैं डेवलपर्स के साथ काम करता हूँ, होम बायर्स के साथ काम करता हूँ, एजेंट्स के साथ काम करता हूँ। अगर मैं आपको वैसे बताऊँ तो डेवलपर्स की मतलब थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल उनको अलग-अलग सर्विसेज़ की ज़रूरत होती है, राइट फ्रॉम प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, एक्सटेंशन, रिन्यूअल, डे टू डे कंसल्टेंसी। तो आई कंसल्ट डेवलपर्स और सिमिलरली बायर्स के लिए भी, जो होम बायर्स हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो राइट फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन स्टेज, चलो बाद में लेट्स से कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो आपको डिस्प्यूट आपको रेज़ोल्यूशन में आपको भी। ऐसे कोई बायर अप्रोच करता है कि मैं कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहा हूँ, लेट्स से 5 करोड़ टाइप की, हुँ, और उसका रेरा लाइसेंस तो ऑलरेडी मतलब रिसीव्ड ही होता है, हुँ। पर कि आप चेक करके बताओ कि सब ठीक है कि नहीं, ऐसा भी होता हाँ, है? डेफ़िनिटली ड्यू डिलिजेंस के लिए आते ही हैं, और वो डिपेंड करता है कि बायर क्या चाहते हैं। बायर ऐसे भी आते हैं कि यार हमने सारी चीज़ें खुद कर ली है, बस ये बीबीए आ गया हमारे पास 50 पेज का डॉक्यूमेंट, आप इसमें बता दो, क्या फिर ध्यान उसमें रखना है, उसमें क्या नहीं फिर रखना है। चार्ज कैसे करते होगे आप? तो कुछ भी क्या मतलब क्या ही फीस ले सकते हैं इस चीज़ की? मतलब देखो, वो डिपेंड करता है क्लाइंट कैसा है। अब हर क्लाइंट की ना अपनी नीड होती है। किसी को होता है कि यार मेरे को बस एक अपनी मेंटल सैटिस्फैक्शन के लिए चाहिए कि किसी ने पढ़वा दिया, मैंने किसी को पढ़वा दिया। अब लेट्स से एनआरआईज़ हैं, वो बड़े केयरफुल होते हैं इन चीज़ों में, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे आपने देखा होगा कि एनआरआईज़ जब डील करते हैं ना, वो एक-एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करते हैं, सारी कम्युनिकेशन वो मेल के ऊपर करते हैं। हम आज भी जब एनआरआईज़ के साथ करेक्ट, बात करेक्ट। करते हैं ना, जब भी वो अपना डेटा भेजते हैं, तो उनकी 100 पेज की तो ईमेल का वो बन जाता है पीडीएफ कि हमने ये बातें करी हुई है। तो दैट डिपेंड्स कि बायर क्या चाहते हैं, किस तरीके से वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यार रेरा में भी आप चीज़ देखो, मेरी यूनिट सैंक्शन्ड है कि नहीं है, लीगल है कि नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में आप मेरे को बट बता जैसे दो। किसी किसी हुँ, को एज़ अ लेमैन अगर रेरा लाइसेंस मिला हुआ है, हुँ। तो ये अज़्यूम नहीं करना होता कि सब ठीक ही होगा, ऐसा नहीं है? एक लेवल पे ठीक है। इनफैक्ट अगर रेरा रजिस्ट्रेशन हो रही है ना, तो वहाँ पे जो टीम बैठी हुई है, बिकॉज़ रेरा इज़ स्टेट वाइज़, तो अगर यूपी में बात कर रहा हूँ, तो यूपी रेरा ने अपने चेक्स एंड बैलेंसेस लगा रखे हैं। उन्होंने ढेर सारे अप्रूवल्स दे रखे हैं, ठीक है? चेक कर रखे हैं। बिल्डर भी अगर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, तो रेरा लेने से पहले ही उसे नंबर ऑफ अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो एक लेवल पे वो चेक है, बट उसके बाद भी अब नॉन कंप्लायंस तो होती है। देख लो, रेरा ने बोल दिया कि यार आपको ये चीज़ करनी है, आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट में इस तरीके से चीज़ मेंशन करनी है। बिल्डर ने नहीं करी। और बिल्डर बायर हुँ। एग्रीमेंट उनको रेरा की वेबसाइट पे अपलोड भी करने होते हैं, है ना? हाँ, बिल्डर बाय एग्रीमेंट का अच्छा, एज़ ऑफ रेरा की हुँ। वेबसाइट पे बताओ, रेरा की वेबसाइट पे क्या-क्या चीज़ें अपलोडेड होती हैं जो काम की होती हैं, और उसमें से क्या-क्या बायर को देखना चाहिए? देखो, मोस्टली सारी डिटेल्स अपलोडेड होती हैं रेरा की वेबसाइट पे, राइट फ्रॉम जैसे? प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट टू कंप्लीशन डेट, उनका मैप, सैंक्शन लेआउट, जो भी स्पेसिफिकेशंस है प्रोजेक्ट की, जो यूनिट्स बिल्डर ने रजिस्टर करी हैं कि मैं ये बेचना चाह रहा हूँ, उसका कारपेट एरिया, वेरांडा एरिया, ओपन एरियाज़, सारी यूनिट की डिटेल्स, उनका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इंजीनियर कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, उनके प्रोजेक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके लैंड टाइटल डॉक्यूमेंट्स। अगर हम नोएडा को तो गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं, तो लीज़ डीड हो गई। उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अथॉरिटी से। तो लैंड से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद आपके जो मतलब एक बत जैसे हुँ, कोई नॉर्मल बायर हुँ, जो डेढ़ 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा था, हुँ, एक तो देखो उसको क्या है, एक तो आजकल टाइम नहीं देते, हुँ, मतलब डेवलपर्स भी, कि राइट। वो कुछ पढ़ पाए, क्योंकि वो तो हुँ, जिस दिन रेरा आता है उस दिन तो पैसा आ चुका होता है ना, पैसा आ टाइप्स की चुका वो होता है, करेक्ट। ईओआई या जो अच्छा, ईओआई की लीगैलिटी के बारे में बताना। यार ईओआई जो है ना, एज़ सच रेरा ने ईओआई नहीं डिफाइन रख दो, किया हुआ। रख देना, रख देना। रेरा में 2 चीज़ें हैं।
विच इज़ प्री लॉन्च सेल्स एंड प्री लॉन्च मार्केटिंग। रेरा में ईओआई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। ईओआईज़ हर डेवलपर ना अपने तरीके से यूज़ करता है। अब ईओआई अगर आप एज़ अ वर्ड देखोगे ना, तो दैट इज़ नॉट इल्लीगल। आप उसका अगर मिसयूज़ करोगे, आप ईओआई के नाम पे पैसा ले लोगे, या फिर लेट्स से एक बिल्डर आ रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा बिल्डर आ रहा है, एजेंट्स को पता है कि यार ये माल अच्छा बिकेगा। उन्होंने उस बिल्डर के नाम पे ईओआई कलेक्ट कर लिया, चेक ले लिया या कुछ भी ले लिया, टोकन अमाउंट ले लिया, तो दैट इज़ मिसयूज़ ऑफ रेरा। तो रेरा बेसिकली क्या देखता है ना कि आप प्री लॉन्च में मार्केटिंग तो नहीं कर रहे अपने प्रोजेक्ट की, या आपने प्री लॉन्च में सेल ही कर दिया। यहाँ पे नोएडा में ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे बिल्डर ने बोला कि यार हमने ना ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली, 3 महीने में प्रोजेक्ट आ जाएगा, आपको मैं ये रेट दूँगा, आप मेरी ग्रुप एंटिटी में इतना पैसा डाल दो बैंक अकाउंट में। हाँ, बिल्कुल। अब आप एक चीज़ बताओ कि इस पे रेरा क्या कंट्रोल करेगा? अगर बायर पर ने लेकिन जैसे हुँ, हमें पता है, आपको पता है और पूरे मार्केट में सबको पता है कि कौन-कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स आए और जिनमें लोगों ने हुँ, अच्छा प्रीमियम भी कमाया। अब नाम तो हुँ, नहीं लेंगे उन प्रोजेक्ट्स का, हुँ। बट रेरा को कैसे पता नहीं चल चल पाता? या वो पता चल भी पाता है तो यार इतना एक्टिव नहीं होते हैं, क्या सीन देखो होता है? अभी क्या है ना कि रेरा मतलब एक तो आपने बोला हुँ, कि ईओआई लीगल नहीं है। हुँ, अगर कोई डेवलपर रेरा लाइसेंस रिसीव होने से पहले मार्केटिंग कर रहा है, हुँ। ईओआई चेक कलेक्ट हो रहे हैं, तो वो गलत है। हाँ, वो गलत प्रैक्टिस है। और देखो जो आपने रेरा बोला था कि प्री हाँ, प्री लॉन्च, और वो आपने क्या बोला था, रेरा किसको करता है? प्री लॉन्च मार्केटिंग एंड प्री लॉन्च सेल्स। उसको देखो मना करता है। रेरा बेसिकली ना रेरा के में सबसे हाईएस्ट जो पेनल्टीज़ लगते हैं, वो लगते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 कहता है कि नो प्रमोटर शैल एडवर्टाइज़, मार्केट, बुक, सेल, ऑफर फॉर सेल या इनवाइट एनी पर्सन। अब ईओआई इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्विटेशन ही ना, वो इसी 6 में से 1 में फॉल कर जाता है वो। अभी क्या है कि बिल्डर क्या करते हैं, खुद नहीं करते, लेकिन एजेंट्स को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं कि यार हमने लैंड की रजिस्ट्री कराई है, ये इतने टावर्स प्लैन्ड है, इतना हुआ है। अब इनडायरेक्टली तो बेनिफिट बिल्डर का ही हो रहा है ना, तो मार्केटिंग तो हो रही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिल्डर पे ही आ जाती है। तो रेरा इस चीज़ को मतलब इस चीज़ के अगेंस्ट है कि आप मार्केटिंग मत करो, और पैसे कलेक्ट करना तो ये क्राइम ही है, मतलब इल्लीगल है। इस पे तो बहुत हेवी पेनल्टीज़ लगी हैं। विदाउट नेमिंग द डेवलपर्स आप लगा लो कि मतलब 10-10 करोड़ से ऊपर की पेनल्टीज़ लग चुकी हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च भी नहीं हुआ, एक यूनिट नहीं बिकी, लेकिन इतनी पेनल्टी लग चुकी है जस्ट बिकॉज़ उन्होंने मार्केटिंग इस लेवल पे करी है। करेक्ट। और लॉन्च इस पे एक और चीज़ है, हुँ, इस पे ना एक चेक रेरा में ऑलरेडी है। बाय हुँ। प्रोविजंस कि वो एक सीए सर्टिफिकेट लेते हैं, रेरा ग्रांट करने से पहले ना एक सीए सर्टिफिकेट लेते हैं कि यार ये आपका कलेक्शन अकाउंट है, तो इसमें ज़ीरो बैलेंस होना चाहिए, तो वो सीए सर्टिफ़ाई करता है कि रेरा रजिस्टर होने से पहले इस अकाउंट में ₹1 हाँ, भी तो तो वो नहीं उसमें आया। उसमें तो लेते ही नहीं है ना वो, मतलब लेते तो अपनी किसी पेरेंट कंपनी या किसी नहीं, सिस्टर। कुछ बिल्डर्स ऐसे भी हैं, मतलब मैं सिर्फ़ बड़े डेवलपर्स की बात नहीं कर रहा, मतलब पूरे मार्केट में छोटे डेवलपर्स भी हैं, सब हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि कलेक्शन अकाउंट खुलवा लिया, उन्हें लग रहा उसमें है यार पैसे नहीं रेरा आ है, जाएगा 2-3 महीने में, 10 यूनिट बेच दी। बाद में पता चलता कुछ है ऐसे कि कर लेते हैं गलती। तो यानी हाँ, कि कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ईओआई कोई टर्म ही नहीं है रेरा की हाँ, लैंग्वेज में। राइट। और क्योंकि कस्टमर्स लेना चाह रहे होते हैं कि उनको फर्स्ट कट प्राइस मिल जाए, जैसे बहुत अभी कुछ नया ऐसा प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं जो बहुत हाइप में है, बहुत लोग उसको लेना चाह रहे हैं। हुँ, तो किस अब जैसे चलो आप डेवलपर की साइड ऑफ स्टोरी भी देखो, हर हुँ, बार कई बार डेवलपर गलत भी होता है, मैक्सिमम टाइम्स तो होता ही है। लेकिन अगर मान लो उसको पता है कि मैं 1000 फ्लैट ला रहा हूँ फॉर हुँ, एग्जांपल, और मुझे 500 फ्लैट एट वन प्राइस, यानी कि जो स्टार्टिंग का मेरा प्राइस है उस पे सेल करने हैं। हुँ, अब वो डिसाइड कैसे करे कि मैं 500 किसको दूँ? सीधा रेरा आए और वो सीधा कस्टमर्स को बुलाना शुरू कर दे हुँ, और लोग लेना स्टार्ट कर दें, तो एक तो ये तरीका है जो पहले राइट, राइट, होता ही था। बिल्कुल। और अब ये किया कि 500 फ्लैट में एक साथ एक एक तरीके से बेचूं और अगले दिन बोलूं कि मैं फेज वन सोल्ड आउट। सोल्ड आउट हो गया, हाँ। लेकिन पता है इसमें ना मेरा टेक ये है कि हुँ, जैसा जैसे ग्राहक होंगे ना, हुँ। दुकानें वैसी ही खुलेंगी। हाँ, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। अब जो प्रोजेक्ट लॉन्च पे सोल्ड आउट नहीं होते, हुँ, तो उसको कस्टमर्स भी तो ये बोलते हैं ना कि फ्लॉप है, उसमें बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी। हुँ, हुँ। तो जो जहाँ पे कपड़े फट रहे हों प्रॉपर्टी खरीदते टाइम, तो वहीं पे लोगों को भी तो मज़ा आ रहा है ना इवेंचुअली। डेफ़िनिटली यार, तो और ऐसा है। लालच की कोई वो नहीं है ना यार, अगर मेरे को 2000 का एप्रिसिएशन चाहिए तो मैं उतना रिस्क ले सकता हूँ कि मैं अपना ईओआई दे दूँ। क्योंकि बायर्स के ऊपर तो कोई पेनल्टी नहीं है ना, पेनल्टी तो एजेंट्स और बिल्डर के ऊपर है, करेक्ट, बल्कि एजेंट्स के ऊपर भी कम है। करेक्ट। आज भी ऐसे बिल्डर्स हैं, जो इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट तो करते हैं, लेकिन वो अगले दिन ही साइबर क्राइम में एजेंट के अगेंस्ट रिपोर्ट हो जाती है, एफआईआर हो जाती है कि यार हमारे ऊपर पेनल्टी नहीं चाहिए। करेक्ट, वो है ऐसा। रेरा का कहना है ये कि यार अब फ़ायदा तो बिल्डर का ही हो रहा है ना, बिल्डर के नाम पे अगर किसी एजेंट ने पैसा लेके वो भाग गया, कौन ज़िम्मेदार है उसका? करेक्ट, करेक्ट। और रिफंड के क्या रूल्स हैं रेरा में? जैसे हमने ना आपसे हुँ, वीडियो शूट करने से पहले काफ़ी लोगों से पूछा था कि काफ़ी लोगों से क्या हमारे ब्रॉडकास्ट में या जो हमारे ग्रुप ऑफ हुँ, इन्वेस्टर्स हैं, उनसे पूछा था कि समबडी फ्रॉम योर बैकग्राउंड इज़ कमिंग अप, और क्या आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप रेरा से रिलेटेड को पूछना चाहते हो? तो वी हुँ। गॉट ऑलमोस्ट 400 ऑड क्वेश्चंस। अच्छा। तो उसमें से हमने क्रक्स करके कुछ निकाले कि आपसे हम क्या-क्या अंडरस्टैंड करें। कुछ हुँ, मेरे भी हैं जो मेरे क्वेश्चंस हैं, और कुछ ठीक है। जो कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो उसमें से एक ये है कि रिफंड के बारे में रेरा क्या बोलता है? कि अब देखो 2-3 तरह के रिफंड हो गए। हुँ, एक कि किसी ने ईओआई दे दिया, अब वो ईओआई मतलब ये हुआ कि रेरा आ गया, उसने 10 लाख रुपए एक चेक दे दिया, वो क्लियर हो गया,
और वो प्रोजेक्ट का अलॉटमेंट हुआ लेट्स से 1 महीने बाद हुँ, और उस दिन उसने अपने चॉइस की यूनिट नहीं खरीदी, तो कितने दिन में बिल्डर को रिफंड करना होता है, ऐसा कोई रूल है कि नहीं? एक हुँ, और दूसरा कि कस्टमर ने बुकिंग कर ली, चाहे वो ईओआई था, चाहे वो सस्टेनेंस की बुकिंग थी, तो उस केस में अगर उसने बीबीए साइन नहीं किया, तो हुँ, रिफंड का क्या क्लॉज़ है? और अगर ठीक है। बीबीए साइन कर लिया, तो तब क्या क्लॉज़ है? तो तीनों में रिफंड के बारे में हुँ। बताओ। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफ़ाई करूँगा कि मैं ना एक इंडिपेंडेंट प्रोफ़ेशनल हूँ, तो मैं किसी भी रेरा अथॉरिटी से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं हूँ। तो आई वर्क एज़ एन ऑब्वियसली। इंडिपेंडेंट या, या। प्रोफ़ेशनल। अब क्या है कि रेरा इज़ स्टेट वाइज़, और ये वाला जो मैटर है ना बुकिंग अमाउंट से रिलेटेड, ये हर अथॉरिटी की इस पे अपनी जजमेंट है। वो केस टू कुछ चलो अथॉरिटीज़ केस टू केस कर लेते हैं। हरियाणा एंड यूपी रेरा। ठीक है, हरियाणा में क्या है, हरियाणा में 2 अथॉरिटीज़ हैं। गुड़गाँव अथॉरिटी ने क्या किया हुआ है, दे हैव कम अप विद अर्नेस्ट मनी रेगुलेशंस। तो उसके हिसाब से ना उसका थोड़ा-सा बिल्डर्स मिसयूज़ कर लेते हैं। वो अलाउ कर देते हैं 10% अमाउंट फ़ॉरफ़ीट करना, कि अच्छा। अगर बिल्डर ने बुक कर दिया सॉरी बायर ने बुक कर दिया बिल्डर के पास यूनिट, और उन्होंने बाय चांस कैंसल कर दिया कि यार चलो प्राइस मैं नहीं अरेंज कर पा रहा, या लोन सैंक्शन नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, तो बिल्डर को वो अथॉरिटी दे रखी है कि आप 10% अमाउंट जो दिया हुआ है बुकिंग अमाउंट, वो फ़ॉरफ़ीट हो जाए। कई केसेज़ में बायर ने, जैसे आपने बताया, एप्लीकेशन मनी दे रखा है, 5 लाख का दिया है, 6 लाख का दिया है, चाहे वो परसेंटेज वाइज़ 2-3% अमाउंट हो, वो भी फ़ॉरफ़ीट हो जाता है। अब यहाँ तो पे यानी कि हमारे एक चीज़ बताओ, अच्छा इसमें हुँ, मैं पूछ रहा हूँ कि एक तो ये होगा कि कस्टमर बिल्डर के ऑफ़िस गया, उसने और वो प्री लॉन्च वाला स्टेज है, वो स्टार्टिंग हुँ, स्टेज नहीं है हुँ, और वो प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए 1 डेढ़ साल, 2 साल हो गए और वो गया, उसने फ्लैट सेलेक्ट किया, कॉस्टिंग ओके करी, हुँ। एक टोकन अमाउंट दिया, 5 लाख, 10 लाख व्हाटएवर इट इज़ और जब वो कैंसल करता है, चाहे उसने बीबीए साइन नहीं किया हुआ, तो वो फ़ॉरफिट कर सकता है। एक तो देखो, ये ये आपका मैं आपको हरियाणा का बता रहा हूँ, गुड़गाँव का बता रहा हूँ। हाँ, गुड़गाँव को बता रहे अब हो और अगर मैं लेकिन लेकिन इस केस में ही हुँ, अगर उस बिल्डर ने वो ईओआई वाला स्टेज था हुँ, कि उसने बोला कि 10 लाख रुपए दो शुरू में हुँ, और फिर आप अलॉटमेंट पे आना, जो आपको हुँ। पता है ना कि कैसे राइट, हाउ रियल राइट, एस्टेट राइट। वर्क्स। तो उस केस में भी मना कर सकता नहीं, है फिर उस तो? केस में रिफंड हो जाता है। आप लगा लो 15 साल पहले भी कुछ पर वो बायर्स हैं। बिल्डर की नीयत पे हो गया ना, मतलब लीगली कैसे उसमें कोई फाइट नहीं, करेगा? लीगली में रेरा में जाके फिर आपको वो करना पड़ेगा ना, आप पर रेरा में रेरा में कंप्लेंट क्या फाइल बोलेगा करो। वो? देखो, रेरा में आप ये बोलोगे ना मतलब कि हम तो ये बोल मेरे रहे हैं को ना कि ईओआई वर्ड ही नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। ईओआई वर्ड नहीं है, लेकिन बिल्डर ने किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट ही पैसा लिया होगा ना, या फिर एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। अभी नहीं, ऐसे भी रेरा आ केसेस गया, रेरा आने के बाद। अब हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो प्रोजेक्ट है सेक्टर ठीक है। 93 नहीं, न्यू मिल जाता गुड़गाँव है। में। विदाउट अलॉटमेंट, मतलब अगर पेपर वर्क ही एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ है, तो वो तो एक डिपॉज़िट हो गया ना, तो हाँ। डिपॉज़िट पे बिल्डर का भी कोई राइट नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेज़ हुए हैं कि 15-15 साल पहले आपने बिल्डर को पैसे दे दिए 10 लाख रुपए कि यार आपका इस इधर प्रोजेक्ट आएगा, हम इसमें यूनिट लेंगे। वो प्रोजेक्ट ही नहीं आया किसी चीज़ के, लैंड डिस्प्यूट में चला गया, कुछ चला गया। तो ऐसा थोड़ी है कि बिल्डर उसको फॉरफीट कर लेगा। तो यहाँ पे गुड़गाँव में थोड़ा-सा डिस्प्यूटेबल है। दिल्ली में इट इज़ वेरी क्लियर। बीबीए साइन होने से पहले आपने जितना पैसा दिया हो, फॉर एनी रीज़न आप वो करो। चाहे अच्छा, आपकी गलती हो, बिल्डर की गलती हो, किसी की गलती हो, वो रिफंडेबल है। ये दिल्ली में है। दिल्ली इज़ वेरी क्लियर। यूपी में भी मेजरली अगेन केस टू कॉफ़ी केस चाहिए। डिपेंड करता है। लेकिन यूपी में मेजरली बिफोर साइनिंग द बिल्डर बायर एग्रीमेंट पैसा रिफंडेबल है। क्योंकि ना बहुत चीज़ें हो जाती हैं। बिल्डर प्रॉमिस करता है कि मैं आपका लोन करवा दूँगा। वो थैंक यू। फॉर एनी रीज़न नहीं हो पाता सैंक्शन। अच्छा, उसमें यूपी में भी यानी कि आप हाँ, हम ये बोल यूपी में सकते हैं भी कि अगर बीबीए साइन नहीं हाँ, है तो पैसा उसका उससे रिफंडेबल पहले है। रिफंडेबल है। ठीक ठीक है, है? ठीक। कुछ और बिल्डर्स कोई पहले ही दे टाइमलाइन भी देते हैं। बताते हैं कि मान लो अगर किसी ने ति चा 6 महीने तक नहीं रिफंड किया, हुँ। ऐसे भी बहुत केसेज़ होते हैं। देखो, बाय बाय द बुक्स आप चलोगे तो विदिन 30 डेज़ पैसा रिफंड हो जाना चाहिए। ठीक है? अगर मैंने डाला कि आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद दिस यूनिट, मैंने कैंसलेशन डाल दिया, हुँ। तो विदिन 30 टू 45 डेज़ रिफंड हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी होता, तो फिर इंटरेस्ट ग्रांट हो जाता है बायर को ना। महाराष्ट्र इज़ वेरी क्लियर इन इट। और सबसे मा बेस्ट बेस्ट एरा इंडिया का महाराष्ट्र एरा ही बोलते हैं ना सब? यार मतलब अगर मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, तो महाराष्ट्र का रेरा जो है दैट इज़ द बेस्ट। मैं आपको उसके लिए रीज़न बताता हूँ। महाराष्ट्र रेरा ना बहुत प्रैक्टिकल है। वो जो अपनी गाइडलाइंस और रेगुलेशंस बनाते हैं ना, वो प्रैक्टिकल इश्यूज़ पे बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आज घर खरीद लिया, सब सही है। मैंने पोज़ेशन लिया, मेरे को पार्किंग अलॉट हो गई, बिल्डर ने जैसे भी पार्किंग अलॉट करी, मैंने देखा यार मेरी बड़ी गाड़ी है, इसमें घुस ही नहीं रही। अच्छा। मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, पिलर टकरा रहा है। तो हुँ, महाराष्ट्र रेरा ने इस पे भी रेगुलेशंस बना रखी है, जो अब धीरे-धीरे बिल्डर्स फ़ॉलो कर रहे हैं। हुँ, आपको डे 1 पे डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि पार्किंग कितनी बड़ी है, हुँ, बैक टू बैक है, सिंगल है, हुँ, कितनी उसकी विड्थ है। हुँ, आप अब मैं आज आज अपना डेवलपर को ना बता सकता हूँ कि मेरे पास ये गाड़ी है, तो आप मेरे को इस हिसाब से पार्किंग अलॉट करो। हुँ, आपको लिफ्ट्स का भी साइज़ बताना पड़ेगा कि हुँ, इस लिफ्ट में स्ट्रेचर घुस सकता है। हुँ। ये फायर इवैक्यूएशन के टाइम पे इनफ है एक्चुअली वहाँ कि रीडेवलपमेंट के इमरजेंसी प्रोजेक्ट्स का। हैं ना, तो आई एम श्योर कि वो उनकी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं कि उनको हाँ, उनकी भी है, बट मैं आपको ये नॉर्मल फ्रेश प्रोजेक्ट से बता रहा हूँ, कीपिंग ऑल दी स्टेट्स एट पार। मैं हुँ, रीडेवलपमेंट की बात ही नहीं कर रहा, फ्रेश प्रोजेक्ट्स अच्छा। में। हुँ, हुँ, वहाँ पे बुकिंग अमाउंट का, जैसे आपने मेरे को ये पूछा बुकिंग अमाउंट का इश्यू, तो आई एम श्योर कि हज़ारों बायर्स का ये डाउट होगा। हुँ, महाराष्ट्र रेरा ने उसको क्लियर कर दिया। अब कुछ डेवलपर्स हैं मुंबई बेस्ड, जो यहाँ पे जिन्होंने आके ना, है तो लिस्टेड बड़े प्लेयर्स, यहाँ पे आके गंद मचा रखा है। हुँ, 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 वहाँ पे वो नहीं कर पाते। हुँ। उन्होंने सीधा बोल रखा है वहाँ के कि डी ग्रेड है और यहाँ के वे ए ग्रेड है, हाँ, करेक्ट, जिनका नाम जे से खत्म होता है। करेक्ट है। हुँ, तो वहाँ पे उन्होंने क्लियर किया हुआ है
कि अगर बायर ने कैंसिल कर दिया ना अलॉटमेंट के विद इन लेट्स से 15 डेज, या उन्होंने वो स्लैब दे रखा है विद इन 15 डेज कैंसिल हो रहा है, विद इन 30 डेज या आफ्टर 30 डेज हो रहा है, तो इतना ही % आप काट सकते हो। अब वो जो डेवलपर आप बता रहे हो, उन्होंने पूरे इंडिया के लिए एक पॉलिसी बना रखी है। गुड़गांव में वो फॉरफिट करना उन्हें अलाउड है, महाराष्ट्र में डांट पड़ जाती है, कॉस्ट भी लग जाती है, पेनल्टी भी लग जाती है, यूपी में भी वापस हो जाता है। तो वो इस वे में ना महाराष्ट्र आई फील कि उन्होंने काफी चीजें रेगुलेट कर रखी है और बायर्स पर्सपेक्टिव से। अब एक और चीज है, जैसे आप हाँ चलो आप बताओ। एक और चीज है कि मेरे को अपने फ्लैट का पोजेशन तो मिल गया, लेकिन क्लब हाउस रेडी नहीं है, एमिनिटीज रेडी नहीं है, पार्क्स रेडी नहीं है, कॉमन प्रॉब्लम यस। तो ये अब इसका क्या करें? तो उन्होंने यूपी, ये नोएडा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा नोएडा में प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो हमेशा ये जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज रहती हैं, कॉमन एमिनिटीज रहती हैं, तो बैक फुट पे ही रहती हैं। वो तो बस सीसी के लिए मेरे ख्याल से बिल्डर्स बना देते हैं, अदरवाइज उनको कोई मोटिवेशन नहीं है। या फिर आपने चलो इसको फिर क्लैरिटी से बता दो, हाँ। सीसी क्या होता है, ओसी क्या होता है, और पोजेशन कब दे सकता है बिल्डर? ठीक है, तो ये तीन जो दो सर्टिफिकेट्स हैं, ओसी और सीसी, कुछ स्टेट्स में सिर्फ ओसी होता है, कुछ स्टेट्स में ओसी और सीसी दोनों। लेट्स स्टिक टू नोएडा। ठीक है, तो नोएडा में ओसी सीसी दोनों होता है। ओसी इज ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जो सर्टिफाई करता है, अथॉरिटी इशू करती है। तो नोएडा में नोएडा अथॉरिटी इशू करेगी, वो सर्टिफाई करती है कि जो बिल्डिंग है इसमें सिविक एमिनिटीज पूरी हैं कि नहीं, वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, अगर इनका काम हुआ है और ये फिट फॉर हैबिटेशन है, तो आपको ओसी ग्रांट हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपने इसमें इलेक्ट्रिकल का काम किया हुआ है, प्लम्बिंग का काम किया हुआ है, सीवरेज का, ड्रेनेज का, ये सारा काम कंप्लीट है। बट क्लब हाउस वगैरह कनेक्टेड नहीं, क्लब हाउस उससे कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ बिल्डिंग का है। मान के चलो कि एक नोएडा में प्रोजेक्ट है, तो हम एक टावर की बात कर रहे हैं, सीसी जो आएगा वो पूरे प्रोजेक्ट के लिए होगा और पूरे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे होगा। आज अगर एक बिल्डर ने 10 टावर्स बनाने हैं और उसने 4 टावर्स बना दिया ना, तो भी उन 4 टावर्स का वो ओसी ले सकता है, और ओसी लेके वो पोजीशन दे सकता है। ओसी लेके पोजीशन दे सकता है। अब सीसी क्या होता है? सीसी होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। वो मिलता है कि जब बिल्डर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देता है कि आपने ये लेआउट प्लान हमें दिया था, इसके हिसाब से आपने बना दिया, एमिनिटीज बना दी, यहाँ पे आपको ये यूटिलिटीज बनानी थी, ये पार्क्स बनाने थे, अगर वो कंप्लीट है तो फिर सीसी मिल जाता है। और कुछ अथॉरिटीज में इन दोनों सर्टिफिकेट्स मतलब होते ये सेम ही है, लेकिन नाम सिर्फ उनको ओसी दे रखा है। अब नोएडा में क्या है कि आप, अगर आपने वैसे बोला पोजेशन कैसे ऑफर कर सकते हैं, तो वो जब ओसी आ जाता है ना, तो आप लीगली पोजेशन ऑफर कर सकते हो, आपको सीसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। तो वो तो ग्रे एरिया छोड़ ही दिया ना, खत्म ही हो गई बात। वो तो फिर हाँ, वो ग्रे एरिया ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट टावर वाइज लिया और उसका पोजीशन देना शुरू कर दिया, चाहे क्लब हाउस वो 2 साल बाद बनाए। हाँ, ये एक दिक्कत है जिसमें यहाँ पे लेकिन इसमें ना रेरा का स्कोप नहीं आएगा। इसको अथॉरिटीज को मैनेज करना पड़ेगा कि यार आपने अगर ये हमसे लैंड सैंक्शन कराया है ना, अब आप अथॉरिटी से जब परमिट लेते हो 5 साल, लेट्स से अथॉरिटी ने परमिट इशू कर दिया कि आपको 5 साल में आपका नक्शा पास कर दिया, 5 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए, वो टावर कंप्लीशन के लिए नहीं। तो रेरा कहाँ तक होता है? जैसे मान लो पोजेशन हो गया, उसके 4 साल बाद मेंटेनेंस को लेके कुछ इशू आ रहा है, तो क्या रेरा में जा सकता है कोई? मेंटेनेंस के जो इश्यूज है, जनरली रेरा इसमें उतना ज्यादा ना एडजुडिकेट करती नहीं है, कर सकती है। हालांकि आपने जो पूछा कि रेरा कब तक वैलिड है, तो वो वैलिड है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तक, जब तक एक पीसफुल पोजेशन नहीं देते। हालांकि उसके बाद ही बायर्स आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि रेरा मना कर देता है कि नहीं यार, वी वोंट डिसाइड दिस केस। अच्छा, ये बताओ सबसे कॉमन बायर वर्सेस बिल्डर के रेरा केसेस क्या हैं? सबसे कॉमन तो डिले का है, डिले पोजीशन। और हम नोएडा में बैठे हैं, तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा डिले का ही है। यहाँ पे तो हजारों केसेस हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं आपको वैसे बताऊं ना, तो 1000 में से 600 केसेस तो डिले के ही होते हैं कि प्रोजेक्ट डिले हो गया, बायर या तो रेंट पे रह रहा होता है या फिर वो लोन की ईएमआई दे रहा होता है, तो उन्हें ये है कि यार मुझे इंटरेस्ट मिल जाए। और ये रेरा के आने के बाद ही है, रेरा से पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था कि बिल्डर से कुछ मिल जाए, आपको उल्टा देना ही पड़ता था कि सुपर एरिया इंक्रीज हो गया। अब क्या करें? आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ कि किसी ने बोला कि मैं जनवरी 2025 में आपको पोजेशन ऑफर करूंगा, जो उसने बिल्डर बायर एग्रीमेंट में लिख के दिया था, और बीबीए के अंदर जो डेट लिख के दी है और जो रेरा की वेबसाइट पे जो डेट अपडेटेड है, वो अलग अलग भी हो सकती है शायद। हाँ, वो अलग, जनरली अलग ही रहती है, क्योंकि जो रेरा पे डेट मेंशन्ड होती है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की डेट है। तो जनरली डेवलपर्स क्या करते हैं कि जो अथॉरिटी से नक्शा पास होता है, उसमें जैसे नोएडा में बताऊं तो 5 साल के लिए होता है, तो वो बीबीए जो रेरा पे डेट देते हैं ना, वो 5 साल की देते हैं। बीबीए इज आपके और मेरे बीच का अग्रीमेंट, कि मैंने सौरभ को बोला है कि मैं पोजीशन आपको 3 साल में दे दूंगा, तो मैंने लिख के दे दिया। चलो मैं आपको एक एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ कि 2000 लेट्स से 20 में किसी ने कोई प्रॉपर्टी बुक करी, 2025 में उसका पोजेशन एग्रीमेंट पे लिख के दिया हुआ था, और उसकी रेरा डेट है 2026 की। ठीक है, और अब 2025 के बाद उसने पोजेशन नहीं दिया, अब या आप मानो कि पोजेशन मिल रहा है 2028 में, तो अब उसका इंटरेस्ट 2025 से चालू होगा या 26 से चालू होगा, जो रेरा डेट है या जो एग्रीमेंट डेट है? उसका इंटरेस्ट जो चालू होगा वो होगा 2025 से।
जो क्योंकि एग्रीमेंट वो डेट जो है। बीबीए है दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो आपके और मेरे बीच की बात और उसमें 2025 पे होगी। किस तरह की एक्सटेंशन, जैसे अभी तो एक कोविड वाला तो है ही, तो हाँ, कोविड का एग्ज़ैक्टली कितना एक्सटेंशन है? देखो कोविड का अगर मैं यहाँ पे यूपी रेरा की बात करता हूँ ना, तो 2020 और 2021 6-6 महीने, 6 तो 6 महीने। + 6 12 ये हो गया। और 6 महीने इसके का अलावा वैसे ही ग्रेस है शायद। हाँ, 6 महीने का 6 नहीं, नहीं ग्रेस। 12 महीने का जो एक्सटेंशन है ना, वो एक्ट में ही प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो हर डेवलपर को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ती है, बट ऑल इंडिया लेवल पे 12 महीने का ईज़िली मिल जाता है। यूपी में कई प्रोजेक्ट्स को 21 महीने का भी दिया है। इसके अलावा एक एनजीटी के लिए वन टाइम एक्सटेंशन मिला था 3 महीने का। अब इसको कैलकुलेट करोगे ना, टोटल 26-27 महीने का यहाँ पे डेवलपर्स को उतना मिला ही है। अच्छा। और और उसके बाद भी कई डेवलपर्स को मिल जाता है, लेट्स से सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है, हुँ, कंस्ट्रक्शन रुकी गई, बैंड हुँ, है कंस्ट्रक्शन, तो हुँ। दैट कम्स अंडर द डेफिनिशन ऑफ फोर्स मेजर इवेंट। तो जैसे अभी एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर रेरा डेट एक्सपायर हो चुकी है, हुँ, ठीक है? नोएडा एक्सप्रेसवे पे है वो प्रोजेक्ट, जेपी बिजटाउन के अंदर। अच्छा। तो उसकी रेरा डेट एक्सपायर हो गई, उसने कई बार एक्सटेंशन ले लिया, मेरे ख्याल 4 बार तो मुझे पता होगा कि उसने एक्सटेंशन हुँ, जब से लॉन्च हुआ है, प्री रेरा का प्रोजेक्ट था और 4 बार वो एक्सटेंड हो चुका है। हुँ। कितनी बार एक्सटेंशन ले सकता है बिल्डर? देखो अगर मैं आपको वैसे बताऊँ ना, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो 12 महीने इज़ अ कैप। बट होता क्या है ना कि कंस्ट्रक्शन मेरा तो लिए इंडस्ट्री जा में रहा ना है। ऑलरेडी बहुत सारी वो आते हैं, हॉल्ट्स आ जाते हैं, चाहे वो एनजीटी का हो, नहीं, मैं कह रहा सुप्रीम हूँ कि कोर्ट का ऑर्डर एक हो। एक जैसे हुँ, आप ऐसे मानो कि 2021 में फॉर एग्ज़ाम्पल पोज़ेशन देना था, कोविड का एक्सटेंशन, एनजीटी का एक्सटेंशन, हुँ। ग्रेस पीरियड, अलग-अलग जो फ़ोर्स आप बोल रहे हो कि कुछ समथिंग व्हिच इज़ मैं नॉट। आपका क्वेश्चन समझ गया। देखो 12 महीने तो इन्हें अलाउड होता है, हुँ, लेकिन कुछ केसेज़ में ना ये यूपी रेरा ने 21-21 महीने का भी दिया है। हुँ, अब एक्सटेंशन्स पे ना ऐसा नहीं है कि आप इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते। हुँ। आप रेरा का पर्पस समझो, रेरा का पर्पस प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना है, प्रोजेक्ट रुकवाना हाँ, नहीं है। सही बात है, सही तो बात है। ये रहता है कि हर एक्सटेंशन पे ना बिल्डर्स की जो क्वेश्चनिंग होती है वो बहुत वो हो जाती है, मतलब बहुत डिटेल में होती है कि यार आप प्लान बताओ, आपको कंप्लीट करने की इंटेंशन है, फंड्स कहाँ से आएँगे कंप्लीट करने के लिए? क्योंकि एक्सटेंशन ना देना मतलब सेल रोक देना, सेल रोक हुँ, देना मतलब कैश फ्लो रुक जाएगा बिल्डर का। हुँ। रेरा का पर्पस है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना, उसके लिए फिर ना ये कि रहता उसकी है। एनसीएलटी में जाए फिर वो हाँ, और एग्ज़ैक्टली, फिर तो सबका ही नुकसान है, सही बात है। क्योंकि रेरा इज़ स्पेसिफिक टू होम बायर्स। हुँ, हुँ। एनसीएलटी में होम बायर्स की कोई प्रायोरिटी नहीं है। करेक्ट, वहाँ करेक्ट, पे बैंक्स भी हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उनके अपने क्रेडिटर्स भी हैं, सब एक लेवल पे हैं। तो रेरा करेक्ट, विल करेक्ट, ऑलवेज़ ट्राई कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। करेक्ट, करेक्ट। आप जहाँ पे पूछ रहे हो, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है कैलिप्सो कोड। कैलिप्सो कोड के 4 टावर्स थे। वो भी सेम स्टेज पे थे कि वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन वहाँ पे जो बिल्डर था, उसकी इंटेंशन थी कंप्लीट करने की, हुँ, है ना? अब हुँ, तो हुँ, कैलिप्सो कोड है, तो जेपी हुँ, जेपी हुँ, की इंटेंशन थी कंप्लीट करने की। हुँ, हुँ। तो यूपी रेरा का ही मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी रेरा ने बिल्डर का हुँ, और बायर्स के साथ मिल के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया। तो वो इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो रिहैबिलिटेट हो पाया। अच्छा। तो उसमें मेरे ख्याल से 4 प्रोजेक्ट्स थे, बिल्डर ने भी 30-40 करोड़ रुपए डाले थे। हुँ, एसोसिएशन फॉर्म हो गई थी बायर्स की। उसके साथ फिर वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया था और ओसी भी मिल गई था 2022 में, अब तो रह रहे हैं वहाँ पे लोग। हुँ, करेक्ट। तो वो बिल्डर की इंटेंशन पे डिपेंड करता है। कोई बिल्डर अगर इंटेंशन ही नहीं है ना वो करने की, यार मेरी एक्सटेंशन दे दो, मैं बेच लूँगा प्रोजेक्ट, तो उसका फिर कुछ नहीं किया जा सकता। वो फिर रह रहा है, एक टाइम पे आके रुक जाएगी, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और फिर वो सेल्स भी नहीं कर पाएगा। तो वो प्रोजेक्ट जैसे आप बता रहे हो, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो हॉल्टेड है वो, अब कुछ हाँ, भी नहीं हो रहा वहाँ पे। और वो फिर सारे कस्टमर्स से वो अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमें ये लेटर साइन करके दो टाइप कि अब हमें और एक्सटेंशन चाहिए। फिर अब हुँ, जो जिसने 6 साल, 7 साल, 8 साल से वेट कर लिया वो साइन करके ही देगा। अच्छा चलो, आप किसी को रेरा में केस फाइल करना है हुँ, जिसमें मेजरली अ, ये डिले पोज़ेशन वाले इंटरेस्ट को लेके ही हैं, हुँ, तो क्या स्टेप्स हैं? वो डायरेक्टली रेरा की वेबसाइट पे जाए, किसी को हायर करे, व्हाट आर द ईज़ीएस्ट स्टेप्स? और अगर वो किसी को हायर करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे बात करे, हुँ, तो क्या यूजुअली फीस होती हैं? क्या वो ऐसा होता है कि जो रिकवरी का कुछ परसेंटेज शेयर होते हैं? जनरली एक रफ आइडिया ठीक है। कैसे रहता है? यार सबसे पहला स्टेप तो यही रहेगा कि आप रेरा की वेबसाइट पे जाओ, एक बार प्रोजेक्ट का स्टेटस देखो कि अभी चल क्या रहा है। हो सकता है कि आप जो कंप्लेंट फाइल करना चाह रहे हो रेरा में वो प्रीमैच्योर हो। तो आपको एक हुँ, बार ये देखना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो बिल्डर से। अगर आपका प्रोजेक्ट सब्सटैंशियली डिलेड है ना, मैं सिर्फ डिले की भी बात कर रहा हूँ, अगर सब्सटैंशियली डिलेड है, तो या तो आप रिफंड ले सकते हो या फिर आप पोज़ेशन और उसके साथ डिले इंटरेस्ट ले सकते हो। मतलब अगर आपको प्रोजेक्ट से विथड्रॉ करना है ना, तो आप पूरा रिफंड विद इंटरेस्ट ले सकते हो और प्रोजेक्ट में रुकना है, तो फिर इंटरेस्ट ले सकते हो आप उसके साथ, ठीक है? अब इसमें क्या रहता है कि इट इज़ एडवाइजेबल टू हायर अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आई एम नॉट सेइंग मुझे या किसी लॉयर को, बिल्डर मतलब जो बायर है वो खुद भी एक बार जा सकते हैं, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जाओ जो अवेयर है रेरा लॉज़ के साथ। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बायर्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनकी 1-2 हियरिंग्स हो जाती हैं और उसके बाद वो आते हैं जब बिल्डर अपना 100-200 पेज का रिप्लाई फाइल करता है ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ, एनजीटी के ऑर्डर्स के साथ, तो उन्हें पता चलता है कि यार अब मैं इसका रिप्लाई क्या करूँ और गलत चला गया, पता चला हार गया मैं केस। सही बात तो है। यहाँ पे
इट इज़ एडवाइजेबल कि आप किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जाओ। इसमें मेजर जो स्टेट्स हैं, उसमें फाइलिंग का प्रोसेस ऑनलाइन है। कुछ स्टेट जैसे यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पे फाइलिंग भी ऑफलाइन होती है। अच्छा, यूपी में हियरिंग ऑनलाइन हो जाती है। हरियाणा में क्या है कि ऑफलाइन फाइलिंग भी है और रिप्रेजेंटेशन मतलब जो हियरिंग्स है, वो भी ऑफलाइन है। ओके। अब जो इसकी कॉस्ट है यार, वो तो बड़ी ना सब्जेक्टिव है, वो डिपेंड करता है केस टू प्रोफेशनल केस टू या प्रोफेशनल, किसकी रेरा में कितनी एक्सपर्टीज़ है, हुँ, किसको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आपने पूछा है तो आपको एक रफ आइडिया देता हूँ, इट कैन वेरी एनीवेयर बिटवीन 30,000 टू 2.5 lakhs फॉर अ केस। ओके। मतलब मैंने नॉट लोअर एंड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ रिकवरी व्हिच इज़ गोइंग टू हैपन उससे नहीं, उससे कनेक्ट उस पे भी उससे भी ऑब्वियसली कनेक्टेड होता है। ही है कि अच्छा, अगर 10 लाख का डिस्प्यूट है तो मैं 2.5 लाख की फीस थोड़ी माँग सकता हूँ। सही बात तो है। वो तो डिपेंड करता ही है, और कितना कितना कॉम्प्लेक्स है केस, ये भी डिपेंड करता है। फिर वो भी रहता है कि आपका स्कोप ऑफ सर्विस क्या है। आप सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चाहते हो, या फिर रिप्रेजेंटेशन के बाद लेट्स से कि रेरा का ऑर्डर आ गया, बिल्डर मान नहीं रहा, तो उसमें फिर रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी होती हैं, करेक्ट, एग्जीक्यूशन जाता है। करेक्ट। तो वो डिपेंड करता है स्कोप ऑफ सर्विसेज में, एंड प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल, बट मैंने लोअर एंड और हायर एंड दोनों पे देखे हैं, और दिस इज़ फॉर पर केस बेसिस। और जैसे पहला स्टेप हुआ कि हुँ, किसी को हायर किया, सेकंड स्टेप हुआ फिर वो लीगली गया, फिर उसकी हियरिंग हुई। हुँ, यूजुअली कितना टाइम लगता है किसी रेरा केस हुँ। बिल्डर वर्सेस बायर को सॉल्व होने में? अगेन दिस इज स्टेट स्पेसिफिक। हरियाणा की मैं आपको बताऊं तो पहले 3 से 4 महीने में हियरिंग की डेट आ जाती है। उसके बाद 1 से 1.5 साल में वो केस डिसाइड हो जाता है। यूपी में पहले इतनी टाइमलाइन थी, अब थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि रेरा जैसे जैसे पीपल आर अवेयर ना, तो उन्हें पता है कि यार रेरा में ही जाना है हमें इस एक्शन के लिए, तो यूपी रेरा में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। कुछ केसेस होंगे। तो रेरा की कितनी पावर है? जैसे डेढ़ 2 साल बाद ये आ गया कि रेरा ने ये कैलकुलेट करके बता दिया कि इस बिल्डर को, इस कस्टमर को इतना हम्म, इंटरेस्ट देना है। ठीक है। प्लस पोज़ेशन फॉर एग्ज़ाम्पल हो भी गया उस प्रोजेक्ट का। हम्म, इस अदर केस में तो इवेंचुअली पोज़ेशन हो भी रहे हैं ना, तो हम जो देख रहे हैं। हम्म, अब उसकी रिकवरी कैसे? अब बिल्डर बोल रहा है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। हम्म। फिर सेकंड स्टेप क्या है? अब रिकवरी कैसे हो? देखो, ये ना एक प्रैक्टिस कराई गई थी कुछ टाइम पहले 1000 बायर्स के ऊपर, कि रेरा का ऑर्डर आ गया, आपके फेवर में ऑर्डर, और बिल्डर उसको मान नहीं रहा, तो अब क्या करना है? हुँ, 1000 लोगों में से 200 को पता था कि नेक्स्ट क्या करना है, और बाकी हुँ, 800 जो थे दे वर अनअवेयर कि हमें करना क्या है आगे। एग्ज़ैक्टली। अब इसमें क्या रहता है कि ऑर्डर जैसे आपके फेवर में आ गया, हुँ, अगर मैं यूपी रेरा की बात करूं तो यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट हुँ, जाती है हुँ, एक बार। ठीक है, मैं पानी लूंगा बस। तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट जाती है अथॉरिटी के पास कि यार बिल्डर को हमने बिल्डर को ऑर्डर चला गया था। अथॉरिटी मतलब? रेरा अथॉरिटी। अच्छा रेरा हाँ, अथॉरिटी। हाँ, कि लेट से ऑर्डर चला गया बिल्डर के पास, बिल्डर मान नहीं रहा। अब आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट फाइल करनी पड़ती है यूपी रेरा के पास, ताकि यूपी रेरा को ये पता चल पाए कि यार इस बंदे ने ऑर्डर माना नहीं है मेरा। हुँ, अब या तो बिल्डर क्या करेगा जब ऑर्डर आ जाएगा, या तो वो अपील करेगा हुँ, रेरा के ऊपर, रिएट होता है रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल। अच्छा ओके। अगर उसने वहां भी अपील नहीं किया हुँ, और ऑर्डर भी नहीं माना, तो हुँ, फिर जब आप एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट फाइल करोगे ना, तो हुँ, यूपी रेरा जो है इट विल सेंड अ नोटिस टू द डेवलपर कि यार आपको हमने ये ऑर्डर दिया था, आपने फॉलो नहीं किया है, आपको 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, ऑर्डर को कंप्लाई करो। लेट जो आपने बोला कि प्रिंसिपल इतना है, इंटरेस्ट इतना है, ये पे कर दो, और एक कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दो। हुँ, लेट्स से बिल्डर ने, कुछ बिल्डर्स उस स्टेज पे मान जाते हैं, वो पैसे दे देते हैं या फिर वो सेटलमेंट कर लेते हैं। हुँ, लेट्स से कि बिल्डर ने मानी ही नहीं वो, ठीक है, हुँ, उन्होंने पैसे दिया नहीं। हुँ, उसके बाद क्या करेगा, रेरा विल इशू अ रिकवरी सर्टिफिकेट, हुँ, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा। हुँ, तो वहां पे वो जो पैसा होगा ना, वो कलेक्ट होगा एज अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। मतलब आप पावर देखो कि जो बायर का पैसा है, हुँ, वो सरकार के ड्यूज के बराबर है। कि हुँ, सरकार जैसे अपने ड्यूज रिकवर करती है ना, हुँ, उसी लेवल पे रखा गया है बायर के ड्यूज को, उसके हुँ, प्रिंसिपल को, उसके इंटरेस्ट को। हुँ, अब दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुँ, कि वो उस पैसे को रिकवर करे। हुँ, चाहे वो प्रॉपर्टी अटैच करके ऑक्शन करे, हुँ। चाहे वो नोटिस भेजे, अरेस्ट करके ले आए, डिटेन कर ले एक बार बिल्डर। सबसे पहले डीएम क्या करते होंगे कि वो यहाँ पे लोकल पुलिस को बोलते होंगे कि नहीं, डीएम के पास खुद की पावर्स है। अच्छा। डीएम अपने खुद के ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। ये वाला जो इश्यू है ना, ये हरियाणा में बहुत देखा गया है कि वो लोग क्या करते हैं, वो अरेस्ट वारंट इश्यू कर देते हैं। हुँ, अब अरेस्ट करने के लिए आपको पुलिस की पावर चाहिए, लोकल हुँ, पुलिस की, और आपको पता है हुँ, लोकल पुलिस कुछ नहीं करती इस हुँ, चीज़ में। हुँ, अब इसके रीज़न बहुत हो सकते हैं, हुँ, हुँ, लेकिन ये तो बल्कि हरियाणा रेरा के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने बोला था कि यार मैंने 700 अरेस्ट वारंट्स दिए हैं, एक बिल्डर आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। हुँ, तो हुँ, अरेस्ट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। हुँ, अगर आप नोएडा में देखोगे ना, या इनफैक्ट गौतम बुद्ध नगर में ही देखोगे, तो जब एक रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है ना, हुँ, तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वो अपने ऑफिसर्स को भेज सकते हैं
कई केसेस में ये देखा गया है कि यार प्रोजेक्ट सील होने के कगार पे है, तो उस टाइम पे बिल्डर पे कर देता है। जब आरसी पहुंच जाता है बिल्डर के पास, उस टाइम पे ये होता है कि वो बायर्स को अप्रोच करते हैं कि चलो यार आपका ये 50 लाख का ड्यू बन रहा है, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, इसको सेटल कर लेते हैं, आपको मैं फ्री कार पार्किंग देता हूँ, ये गोल्फ कोर्स के चार्जेस ये वेव कर देता हूँ, और बाकी आप मेरे से इतना ले लो। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है उन चीज़ों को वो रिकवरी का जो अमाउंट में है। अब लेट्स से रेरा ने ऑर्डर दिया कि बायर को पोजेशन दे दो, उस केस में क्या होगा, ये तो अदर देन मॉनेटरी है, तो इसमें भी यूपी रेरा के पास पावर है जो कि रूल 24 में आती है। इस रूल के बारे में ना बहुत सारे बायर्स को पता नहीं, बट ये पावर है, और ये बहुत रिसेंटली ही आधे से ज्यादा जो आप बता रहे हो नहीं पता, मुझे ही नहीं पता, तो बायर्स को तो बहुत बाद में पता होगा। हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि बायर को पता है कि यार ये लेट्स से प्लॉटेड प्रोजेक्ट है, बिल्डर इसमें दे नहीं रहा, मुझे लेट्स से कुछ भी कंप्लीट नहीं है, रोड वर्क कंप्लीट नहीं है, ये सब कंप्लीट नहीं है, लेकिन पोजेशन मिल सकता है। रेरा ने ऑर्डर किया कि पोजेशन दे दो विद इन 45 डेज। अब लेट्स से बिल्डर दे ही नहीं रहा है, तो रेरा में यही एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट आप फाइल करोगे। उसके बाद रेरा में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, तो दैट इज रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जजेस जो बैठे हुए हैं इसी चीज़ के लिए। रूल 24 में क्या पावर है उनके पास कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर चलता है इंडिया में 1908 का, उसमें ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करके बायर को दिलवा सकते हैं, रजिस्ट्री भी करा सकते हैं, और कीज भी हैंडओवर करवा सकते हैं बिल्डर के बंदे को बुला के कि यार तू ऑफिस में आ, मेरे सामने चाबी दे, और रजिस्ट्री के लिए भी अपने बंदे को भेज। और ये हुआ है, इसकी आप गूगल करोगे ना तो फोटोज मिल भी जाएंगी, बट ये क्या है ना कि बायर्स को मिल जाता है, वो पब्लिकली आके बताते थोड़ी है कि मेरे को ये मिल गया, रेरा ने बड़ी हेल्प कर दी। यहाँ पे क्या नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैल जाती है, तो ये पावर्स हैं ऑलरेडी और ये एक्सरसाइज हो रही हैं। जैसे बहुत लोग, आपको भी शायद सुनने को मिलता होगा, जैसे हमें तो मिलता है कमेंट्स में स्पेसिफिकली कि स्पाइनलेस एरेरा में बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है, बट आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, डेफिनेटली है। मैं आपको यूपी रेरा का बताता हूँ, पूरे इंडिया में जितनी भी कंप्लेंट्स है उसमें से ऑलमोस्ट 40% यूपी रेरा के लेवल पे है। मतलब कैन यू बिलीव इट, ये कितना बड़ा नंबर है पूरे इंडिया में। इतने तो प्रोजेक्ट मतलब प्रोपोर्शनेट थोड़ी है, 40% प्रोजेक्ट थोड़ी है यूपी में, लेकिन कंप्लेंट्स 40% है। वेरी वेरी हाई है, मतलब ये तो बहुत हाई है, बहुत हाई है, और इतनी तो बैंडविड्थ है ही नहीं। हम बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हो इंडिया में 100% 100 केसेस में 40 केस यूपी रेरा के अंडर है। यस एग्जैक्टली, वो यूपी रेरा के केसेस है। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट भी देखो ना कितने बड़े हैं। यहाँ पे अगर मैं इसी गौतम बुद्ध नगर की बात करूंगा ना, तो यहाँ पे भी इसका मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट मतलब इन 40 में से भी मेजर तो यहीं पे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट तीन चार बिल्डर वही, हाँ वही 3-4 बिल्डर्स हैं, और उन्हीं 3-4 बिल्डर्स के बहुत हजारों में बायर्स हैं, जिनका मैं ये नहीं कह रहा कि दे आर रॉन्ग इन सेइंग कि रेरा ने हेल्प नहीं किया, बट दोज बायर्स नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जिन डेवलपर्स की आप बात कर रहे हो ना, उनके पास पैसे है ही नहीं देने के लिए। और वो प्री रेरा भी थे एक्चुअली ना, वो प्री रेरा भी थे, अगेन एस्क्रो वगैरह भी नहीं थे उस टाइम, एस्क्रो उस टाइम पे नहीं थे, पैसे साइफन ऑफ हो जाते थे। हुआ क्या, अब लेट्स से रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हो गया, उस बिल्डर ने क्या किया, अपने ऑफिस का एड्रेस चेंज कर दिया, वो इस डिस्ट्रिक्ट में आता ही नहीं है। अब वो वापस रिकवरी सर्टिफिकेट यूपी रेरा के पास जाएगा, यूपी रेरा देखेगा यार क्या करना है, फिर वहां से वो रिकवरी सर्टिफिकेट जिस डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस मिल रहा है, लेट्स से एमसीए से डेटा मंगवा लिया कि यार इस कंपनी के डायरेक्टर्स, इनका एड्रेस बताओ, ये करो। अब वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के पास जाएगा, वो अपने ऑफिसर्स को भेजेंगे, अधिकारियों को भेजेंगे कि यहाँ पे इसको कलेक्ट करके लाओ। अब यहाँ पे कुछ ऐसे बदमाश बिल्डर्स भी हैं जिन्होंने जब प्रोजेक्ट ये खराब हुआ, अपने मेड्स को, अपने ड्राइवर्स को डायरेक्टर बना दिया, तो वहां से रिकवरी हो ही नहीं सकती। तो ये जो पूरा लूप है ना, ये अभी मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, बट इसमें टाइम लग जाता है। आप देखो ना 3-4 बार क्या है, देखो इसमें ना जो मुझे लगता है कि दो तरह के डेवलपर्स हैं, एक विलफुल डिफॉल्टर्स हैं और एक सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंगली जो जिन्होंने डिफॉल्ट करना पड़ गया। तो विलफुल डिफॉल्टर से मुझे जो नाम दिमाग में आ रहा है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, वो है WTC। उसके बारे में नाम लेके बात कर सकते हो? हाँ, WTC के बारे में कर सकते हो, तो पूरी दुनिया जानती है, तो हमें कोई इशू नहीं है। पर फिर भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि वो जिन्होंने खरीदा है वो तो जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा WTC का बताओ कि लोगों को, जिनको आप मानो कि WTC के बारे में नहीं पता था, एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर करके प्रोजेक्ट जो नोएडा में आया, फरीदाबाद में प्लॉट्स कुछ आए, उनका क्या चल रहा है, थोड़ा सा उस केस के बारे में थोड़ा बताओ। WTC का क्या था कि इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, अभी नोएडा की बात करते हैं, WTC CBD 132 के नाम से, सेक्टर 132 नोएडा में। अब यहाँ पे ये जो केस है ना, इट इज अ केस ऑफ फ्रॉड, कि इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मैक्सिमम ऑफिस स्पेसेस बेचे, और पेमेंट प्लान निकाला 90-10 का, 95-5 का, 12% अश्योर्ड रिटर्न के साथ। अब
बायर्स को भी लालच आया कि यार कहीं मिलता है नहीं, एफडी के रेट्स तब वैसे ही कम थे, तो 12-12% मिल जाएगा, कुछ टाइम उसमें तक मिला। एनआरआईज बहुत ने इन्वेस्ट किया। एनआरआईज ने भी बहुत ने इन्वेस्ट किया है। इनफैक्ट जो लोग हैं ना वो यहाँ के है ही नहीं जिन्होंने इन्वेस्ट किया। मतलब मैंने बहुत लोगों से बात करी है, कोई साउथ का है, कोई एनआरआईज हैं या इस रीजन के ही नहीं है जिन्होंने डब्ल्यूटीसी की ब्रांड पे रिलाय किया। ठीक है, अब इन्होंने ट्रेडमार्क लिया सब या सब वो चीज़ ली। वो न्यूयॉर्क का वो बता के ही होता था हाँ, उसका। करेक्ट, करेक्ट। तो इन्होंने बहुत सारी वो खरीदी। अब वो प्रोजेक्ट पे क्या है ना, उसपे फिजिकल प्रोग्रेस हुई नहीं। यहाँ पे कम से कम नहीं तो 3 साढ़े 3 हज़ार लोगों ने अपनी यूनिट्स बुक करी है। ठीक है, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मतलब 5,000 लोगों ने बुक किया होगा। 3 साढ़े 3 हज़ार करोड़ का तो वो होगा, फ्रॉड होगा, है ना? 3 साढ़े 3 हज़ार करोड़ का। नहीं, मैंने फिगर ठीक बोला है, गलत बोला है? रीचेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलो ये वाला फिगर हटा दें, ठीक है? तो हुआ क्या है कि इन्होंने क्या किया, पैसे को साइफन ऑफ कर लिया। इन्होंने 100 से 140 अपनी शेल एंटिटीज बनाई, पैसा डाइवर्ट कर दिया। तो जो पैसा कंस्ट्रक्शन में लगना था, डेवलपमेंट में लगना था, वो अकाउंट से पड़ा ही नहीं है। आप लगा लो कि एक बैंक अकाउंट जिसमें 650 करोड़ रुपए थे, बायर्स के पैसे थे जो प्रोजेक्ट में लगने थे, उसका बैलेंस बचा 5 लाख रुपए उन्होंने छोड़ रखा है अपने अकाउंट में। तो ये पैसा गायब हो गया। अब वो पैसा इंडिया में है या फिर मनी लॉन्डर करके इंडिया के बाहर चला गया, इट इज नोवेयर टू बी नोन। तो अब हुआ क्या है कि धीरे धीरे अब ये बायर सामने आ रहे हैं कि यार ये तो इतना टाइम हो गया वेट कर हुए, प्रोग्रेस कुछ है नहीं। और ये जो केस है ना, दिस इज अ केस ऑफ फ्रॉड। अब फ्रॉड के जो केसेस है ना, उसमें व्हाट रेरा कैन डू, उसमें क्या ये तो करेंगे? ईडी करेगा। अभी भी आप देखोगे तो एमसीए ने एसएफआईओ को अपॉइंट किया हुआ है, विच इज सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो ये जो फ्रॉड के केसेस है ना, वो ये वन ऑफ अ काइंड है ना मेरे अथॉरिटीज ख्याल। इतना ज्यादा तो किसी बिल्डर ने ऐसे इतनी इतनी गलत तरीके से, इतने बुरी तरीके से सारा बेच के एक बड़े ब्रांड का फ्रेंचाइज लेके, कोई भी उनका सेटलमेंट होता होगा सिटी वाइज, इतना कुछ रॉयल्टी देते होंगे, कुछ वन टाइम फीस देते होंगे, पूरा बेच के वो पैसा यहाँ से उठा के कहीं और ले गए टाइप। तो मैं यूनिक केस था, मेरे को लगता है कि ऐसा हाँ, और ये कोई यूनिक केस है। ऐसे मतलब ये वाला जो है कि एक फॉरेन ब्रांड के नाम पे माल बेच दिया, ये वाला तो यूनिक केस है। अदरवाइज मनी डाइवर्जन के तो मतलब प्री रह रहा तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज थी। अभी तो चलो फिर भी ये था कि लैंड वगैरह के टाइटल्स क्लियर हैं, यूनिट बेच दी है, मतलब लोगों को पता है, बायर्स की भी एसोसिएशन है। इनफैक्ट ये भी अच्छी चीज है कि चलो प्रोमोटर यही है, भागा नहीं है वो, उसका पासपोर्ट इंपाउंडेड है तो इंडिया में ही है वो, उसके साथ उस कंपनी के भी डायरेक्टर शायद बताते हैं कि उनके वो रिसेप्शनिस्ट या ड्राइवर या वही सब बना रखे हैं। बट अगेन वो मतलब एवरीबडी नोज उसका बंदे का क्या नाम है, तो उनके साथ वो चीज हो रही है। कुछ लोगों के बीच में सेटलमेंट्स हुई भी थी, बट अगेन इट्स अ केस ऑफ विलफुल डिफॉल्ट। तो अभी आज सुबह ही मेरी एक बायर से बात हो रही थी, तो वो इनका शायद एनसीएलटी में केस जाने वाला है, एनसीएलटी में फाइल करने वाले हैं, तो दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। तो अच्छा, दूसरा बताओ कि जैसे जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो रुकी गया और बहुत सारे लोग एक साथ फंस गए, तो क्या उनको ग्रुप बना के एक साथ एक्ट करना चाहिए, इंडिविजुअली करना चाहिए? नहीं, अगर एक प्रोजेक्ट ऐसा है ना जो फंस चुका है बड़े लेवल पे, जहाँ पे पैसा ही नहीं है, जैसे फेस्टिवल सिटी है और बहुत सारे राइट, जैसे, तो यहाँ पे तो ग्रुप ही बनाना चाहिए। और इन वैसे वाले केसेस में भी ना मैंने ये देखा है कि बायर्स में यूनिटी होती नहीं है, तो यूनिटी मेंटेन करके आप चलोगे तो दैट इज बेटर। अब यहाँ पे ऐसे केसेस में क्या रहता है, ज्यादा प्रेशर बनाने में ज्यादा हेल्पफुल डेफिनेटली रहते हैं। अभी आपने डब्ल्यूटीसी, अभी हमने नोएडा की बात करी, अभी आप फरीदाबाद में देखोगे तो वहाँ पे जो एजिटेशन है वो नोएडा सीबीडी से मतलब 10 टाइम ज्यादा है। तो वहाँ पे अब थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे किया जाएगा, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। लेकिन पता है, देखो यार, इसमें ना मैं कस्टमर्स को भी बोलूंगा जो वीडियो देखेंगे ये, कि डब्ल्यूटीसी का प्लॉट से क्या लेना देना। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो पूरी दुनिया में ऑफिस बिल्डिंग बनाती है, करेक्ट, उसका प्लॉट से क्या लेना देना। रेरा लाइसेंस उनके पास है नहीं, दीनदयाल वो डीडीजेवाई की जो वो थी वो उनके पास है नहीं। 20 लाख का प्लॉट खरीदो, उसमें 40 लाख में बाय बैक कर लेंगे। पता नहीं क्या, लोग खरीदने वाले भी थोड़े से मतलब इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए ना कि आप बिल्कुल ही किसी पे अंधा विश्वास करके कुछ भी खरीद रहे हो। भी रियल एस्टेट में यहाँ पे तो जो चीज सामने मतलब लगता है कि डिलीवर हो जाएगी वो भी नहीं मिलती। ये तो ऐसी चीज है टू गुड टू बी ट्रू वाली। तो बायर्स का भी ये चीज है, और यही एक रीजन भी है कि रेरा को ना इतना बैकलैश मिलता भी है। आई एम नॉट सेइंग इज रेरा इज परफेक्ट, अभी टाइम ही कितना हुआ है, 7-8 साल हुए हैं, उसमें से भी रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम होते होते आप लगा लो 2020 तक ऐसा हुआ। मतलब हर स्टेट का अपने लेवल पे होगा, कोई रेरा बहुत आगे होगा महाराष्ट्र की तरह, कोई कैच कर रहा होगा उन्हें, ठीक है, कोई बहुत पीछे होगा। तो मुझे लगता है कि अभी इट इज वेरी न्यू फॉर द रेगुलेटर, और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि रेरा इज नॉट जस्ट अ कोर्ट कि आपने केस डाला और अगले दिन आपको बिल्डर ने या तो चाबी दे दी या पैसे दे दिए। इट्स अ रेगुलेटर ऑफ द इंडस्ट्री, और इस चीज के लिए रेरा इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर मैं यूपी रेरा स्पेसिफिक करूँ ना, तो उन्होंने बहुत कोशिश करी है इस चीज को आगे लाने की कि यार सारी कंप्लायंसेस ना प्रॉपरली एंश्योर्ड हो, और ये जो डाइवर्जन के केसेस हैं वो कम से कम हो। अभी आप देखो डाइवर्ट किससे हुआ है, पैसा बैंक से ही हुआ है, तो बैंक्स को भी तो इसके परव्यू में आना चाहिए ना कि यार रेरा आ गया, आपको 3 सर्टिफिकेट जब मिलेंगे तो ही आप एस्क्रो अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो। तो बैंक्स आल्सो हैव टू बी यू नो ब्रॉट इनटू दिस परव्यू।
रेगुलेटर है, पर इवेंचुअली क्या है, जिसको चोरी करनी होगी ना, वो कर ही लेता है, रास्ते निकाल ही लेते हैं। करेक्ट। क्योंकि अब ये तो हमें डेवलपर ने बताया कि यार हमें एस्क्रो से निकालना होता है तो निकाल ही लेते हैं। हुँ, हम कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर पकड़ लेंगे जो हमारा नोन है, राइट। ठीक है? उससे हमने माल मँगाया नहीं है। हुँ, उसमें हम 50 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर देंगे कि हमने इससे टाइलें मँगाई हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ, और वो फिर दूसरे तरीके से वापस वो पैसा घुमा लेते हैं, कुछ हुँ। फ़ीस दे देते हैं। तो जिसको चोरी करनी है वो तो करेगा ही, वो तो कर थोड़ा। सकता है, बट उसके लिए ना क्या है, ऑन द फील्ड मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। हुँ, आप ये लगा लो ना, इतने का माल मँगाया, आप मेरे को साइट पे दिखाओ इतने का माल है। पर करेगा आप कौन क्या चेक? आर्किटेक्ट अगर सर्टिफ़ाई कर रहा है कि इतनी परसेंट बिल्डिंग बन गई, तो अगर मॉनिटरिंग कमिटी है रेरा की, हुँ, जो फील्ड पे जाके चेक कर रही है, तो हुँ, उस टाइम पे ना चेक्स एंड बैलेंसेस बड़े ज़रूरी रहते हैं। हुँ। तो पर रेरा ये होते हैं रेगुलरली प्रोजेक्ट्स में? अभी बहुत कम है, बहुत कम है अभी ना? बहुत कम है, अभी ऑलरेडी इतना प्रेशर है ना, जो हाँ, प्री रेरा पुराने की जो केसेज़ हैं हाँ, और एग्ज़ैक्टली। फिर नए या नए देखें। नए नए भी बहुत सारे इतना आ रहे मैन हैं। पावर भी नहीं होगा आई एम इतना श्योर। मैन पावर है ही नहीं। आप ये लगा लो ना कि सेबी कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1980s में हुआ था, 88 के हुँ, आसपास। 2008-9 में क्या फ्रॉड्स नहीं हुए, हुँ, स्कैम्स नहीं हुए? और हुँ, सेबी तो वैसे भी बहुत पावरफुल है, 1000 प्लस लोगों की टीम है। हुँ, यहाँ तो बैठे ही 40-50 लोग हैं इसको कंट्रोल हुँ। करने के लिए, और सही ऐसी बात है, इंडस्ट्री को, जो वैसे ही बड़ी मुश्किल है। सही बात यहाँ है। पे तो आप एक चीज़ निकाल दो, बिल्डर के पास एक और इसमें उसके प्रेशर भी लिए पता नहीं कहाँ-कहाँ से आते होंगे ना, बहुत। राइट। इट्स नॉट दैट ईज़ी। प्रेशर भी होता ही है, डेफ़िनेटली होता है। तो ये वाली चीज़ क्या है ना कि धीरे-धीरे रेगुलेशंस एक्सपैंड होंगी, और चीज़ों को कवर किया जाएगा, ऑन द फील्ड मॉनिटरिंग होगी कि सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट्स पे रिलाय नहीं किया जाएगा। हुँ, आज की डेट में क्या होता है कि आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और सीए के सर्टिफ़िकेट पे रिलाय करके पैसा विथड्रॉल अलाउड होता है। हुँ, बट धीरे-धीरे ऑन द फील्ड मॉनिटरिंग ज़रूरी है। हुँ, फिज़िकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस को प्रॉपर्ली मॉनिटर करना ज़रूरी है कि बिल्डर ने 5 साल का हमें ये प्लान दिया है, इसके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। हुँ, तो उससे क्या होगा ना, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल होगा कि यार पैसा तो निकले जा रहा है अकाउंट से, काम कुछ हो नहीं रहा है। हुँ, हुँ, आज भी ऐसे बैंक्स हैं हुँ, जो अगर सर्टिफ़िकेट लैप्स हो जाता है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, वो पैसा देते नहीं है, डिसबर्स नहीं करते। हुँ, फिर बिल्डर जाता है रेरा के पास कि जी ये मैप हुँ, है, रिवैलिडेट करा लिया, आप प्लीज़ एक्सटेंशन दे दो इसमें हमें। हुँ, करेक्ट। चलो अब कुछ क्वेश्चन्स आपसे पूछेंगे, हुँ, जो हमसे पूछा कि आपसे हम पूछें। हुँ। तो एक आप बताओ कि कार पार्किंग सेल कर सकता है बिल्डर? ओपन कार पार्किंग सेल नहीं कर सकते, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉमन एरियाज़। तो कॉमन एरियाज़ जो है वो यूज़ के लिए अलाउड है, आप बेच नहीं सकते। नहीं कर दैट इज़ सकते नॉट अलाउड। या कर रहे हैं लोग? हाँ, कर रहे हैं, डेफ़िनिटली कर रहे हैं। अब मैंने वही बताया ना कि वो उसकी मॉनिटरिंग अच्छा, कोई कोई ये बोल देगा कि मेरा प्राइस है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ रुपए और 5 लाख की पार्किंग है, वर्सेस वो बोल दे कि मैं 1 करोड़ 5 लाख का फ्लैट है और पार्किंग फ्री है और ओपन पार्किंग मिलेगी आपको। हुँ, ये कर सकता है बिल्डर? नहीं, ओपन कार पार्किंग देना अलाउड ही नहीं है। देना अलाउड ही नहीं है? नहीं, देना अलाउड नहीं है, वो कॉमन एरियाज़ है, तो वो यूज़ के लिए अलाउड है। आपने अगर पार्किंग दे दी मतलब तो विज़िटर आपका पार्किंग के अलावा नहीं होनी चाहिए वहाँ पार्किंग? हाँ, मतलब आप लगा सकते हो, बट यू कैन नॉट एलोकेट अ पर्टिकुलर अच्छा, स्पेस टू एलोकेट अ नहीं कर वो। सकते, और हाँ। वो अगेन ना हर अथॉरिटी का अपना व्यू है, जहाँ पे प्रोजेक्ट ज़्यादा होंगे, इस तरीके के डिस्प्यूट्स वहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो हाँ, फिर अथॉरिटीज़ के पास ये केसेस जाएँगे कि यार इसने तो हमें ओपन कार पार्किंग दे दी, हुँ, इसका अब क्या करना है? तो वो दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक, और इसके ऊपर भी रेगुलेशंस आएँगी धीरे-धीरे। ठीक है। सेकंड बताओ, सुपर और कारपेट एरिया से रिलेटेड, ये क्या ग्रे एरिया है कि कारपेट एरिया पे बोलते हैं सब सेल करने के लिए एग्रीमेंट भी कारपेट पे बनते हैं, बिकता सुपर पे है और लोडिंग तो कोई कैलकुलेट कर ही नहीं सकता। फिर इवेंचुअली क्या है, एक और पता है मैं आपको बताऊँ, जो नोएडा एक्सटेंशन की मेन 130 मीटर रोड है, हुँ, तो बोलूँ यार, चलो 130 मीटर रोड जो है, उसके ऊपर कल को मेट्रो आनी है, हुँ, और मेट्रो आने से एक्स्ट्रा परचेजेबल एफएआर खरीदने का बिल्डरों को ऑप्शन मिलेगा। हुँ, वो 0.5 का एफएआर एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। खरीद सकते नया हैं। टावर भी आएगा। तो वहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर अलग से टावर वो दिखाएँगे फ्यूचर डेवलपमेंट में कि कल को हुँ, हमारे आएँगे। तो अब जैसे ही मेट्रो उस रोड पे आएगी, वो एक्स्ट्रा एफएआर परचेज़ करेंगे, वहाँ पे वो टावर लाएँगे, तो कॉमन एरिया तो कम हो जाएगा। डेफ़िनिटली। तो क्या वो सबको दोबारा पैसे देंगे या सबके एरियाज़ कम करेंगे? तो सुपर कारपेट में क्या है? क्या कहते हैं यार रेरा? रेरा का ना आने का ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्पस ये था कि पहले ना बायर्स को पता नहीं होता था। अब जैसे मैं ऑफिस लेने गया, आज भी अगर मैं कहीं ऐसे ही जा रहा हूँ कि यार ये हम परचेज करते हैं, तो आज भी बिल्डर ये बताते हैं कि यार सुपर है। ये अपना हाँ 50% आपको इसमें मिल जाएगा, हुँ, और दूसरा बिल्डर कहता है 40% मिलेगा। हुँ, ठीक है ना? तो इससे रेरा से पहले क्या था ना कि ये चीज़ पता नहीं रहती थी कि कारपेट मिलेगा कितना। हुँ, वो तो लोडिंग के ऊपर है। हुँ। अब आज की डेट में क्या है कि कारपेट एरिया मेंशन करना ज़रूरी डिफाइन है। और डिफाइन भी हो गया कि किसको कारपेट हाँ, बोलेंगे। कारपेट एरिया एक तो डिफाइन हो गया, किसको बोलेंगे डेफिनिशन एग्ज़ैक्टली सेम है। बताना फ्लैट के केस में? वो होता है बेसिकली नेट यूजेबल फ्लोर एरिया। हुँ, तो इसमें जो भी नेट यूजेबल फ्लोर एरिया है जहाँ पे आप कारपेट बिछा सकते हो, प्लस जो इंटरनल पार्टीशन रहता है, जैसे कि इनर अगर वॉल्स है। ड्राइंग रूम और हुँ, किचन के बीच की वॉल है, हुँ, उसके नीचे का एरिया भी आता है। हुँ। उसमें आप तो बालकनी कारपेट जोड़ एरिया दोगे। हाँ, प्लस बालकनी बोलेंगे, हाँ, तो उसको क्या? उसको फिर बिल्ट अप एरिया बोल देंगे।
बिल्डर में तो शायद शाफ्ट वगैरह भी आ जाती है ना? नहीं, बिल्ट-अप में शाफ्ट नहीं आते, इसमें बालकनी आती है, एज़ पर रेरा मैं बता रहा हूँ। जो शाफ्ट्स हो गए, कॉमन एरियाज़ हो गए, लिफ्ट लॉबीज़ हो गई, वो फिर सुपर एरिया का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है। तो अगर रेरा का अभी तक जो है ना, इस पे व्यू ये है कि बायर यूपी रेरा का बताओ, यूपी रेरा क्या बोल रहा यूपी है? रेरा का ये व्यू है कि इट शुड बी डिस्क्लोज्ड टू द बायर कि आपको इतना बट कारपेट सेल मिल कर रहा है। सकते हैं सुपर पे, ऐसा? मतलब आप देखो कि कारपेट, अब बात तो वही है, प्राइस तो उतना ही पड़ेगा। सुपर हाँ, पे हाँ, सेल हाँ, हाँ, आप हाँ। कारपेट पे सेल करोगे तो वो प्राइस बढ़ जाएगा। तो बट पर जैसे स्क्वायर क्या फीट है, में बालकनी कोई फिज़िकली कैलकुलेट कर सकता है, कारपेट कोई फिज़िकली कैलकुलेट कर सकता है, हुँ, कॉमन एरियाज़ लोडिंग कैलकुलेट हो ही नहीं नहीं हो सकती है। सकती। और वो भी इस केसेस में जहाँ पे एडिशनली एफएआर हाँ, हाँ, मिल जाता है करेक्ट। उसको ना, तो इस पे मेरे ख्याल से रेगुलेशन रिक्वायर्ड है कि आप ना सुपर एरिया इतने पे आप कैप कर दो। बट अगेन फिर वहाँ पे एक और चैलेंज आ जाएगा कि जो अल्ट्रा लग्ज़री प्रोजेक्ट्स हैं, फिर वहाँ पे क्या होगा? और फिर जहाँ पे बॉम्बे की तरह हो जाएगा कि बालकनी छोटी करनी पड़ जाएँगी टाइप। एग्ज़ैक्टली, मतलब कुछ हुँ। ना कुछ इस पे करना पड़ेगा, बट अभी के लिए ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए ये है कि बायर के पास हाँ यार, वैसे इन्फॉर्म्ड। दूसरा टेक ये भी सही आप कह रहे हो कि मुंबई में कारपेट एरिया पे सेल होता है, हुँ, तो वहाँ बालकनी पहले दिखाते थे। हुँ। बाद में कुछ बालकनी का कुछ रूल आया था कि वो बालकनी को आपको अलग से दिखाना राइट। है या उसका वो हुँ, एफएसआई का पार्ट है, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं ध्यान आ रहा। हुँ। लेकिन तो फिर बालकनी बनानी ही धीरे-धीरे बंद कर दी क्योंकि ये दिखाने के लिए कि देखो जी मेरा कारपेट ज़्यादा है। कारपेट ज़्यादा है, हुँ, करेक्ट। तो तो ये ये भी एक एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम रहेगी और ये ग्रे एरिया है अभी भी। हुँ, रेरा का पर्पज़ था ट्रांसपेरेंसी से कि बायर ना, मैं एज़ अ बायर ना, मैं वो कर पाऊँ, डिफरेंशिएट कर पाऊँ कि यार ये बिल्डर मेरे को इतना कारपेट दे रहा है और इतना ये बाकी एक्स्ट्रा में से पैसे ले रहा है सुपर एरिया के। हुँ, तो सेम कारपेट एरिया पे मैं 2 प्रोजेक्ट को कंपेयर तो कर सकता हूँ ना, कि हुँ, मेरे को घर बड़ा चाहिए तो मेरा इतना कारपेट एरिया मेरे को ऐसे ही मिल रहा है, वैसे ही मिल रहा है। हुँ, पहले नहीं पता होता था। हुँ। और बेसिक जैसे अभी हमने वैसे पहले भी बात करी थी कि रेरा की वेबसाइट पे क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या देखें? एक तो बीबीए पढ़ ले थोड़ा-सा। नहीं, वो तो रेरा की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, वो तो प्राइवेट एग्रीमेंट है बिल्डर और बीबीए बायर नहीं का। अपलोड होता रेरा की बीबीए वेबसाइट का पे? ना फॉर्मेट अपलोड, अब इसमें भी ना एक लूप होल है हुँ, कि रेरा रजिस्टर करते वक़्त ना आपको एग्रीमेंट टू सेल की एक फॉर्मेट अपलोड करना पड़ता है कि आप किस फॉर्मेट में बीबीए एग्ज़ीक्यूट करोगे। और वो होना चाहिए यूपी रेरा के बिल्डर बायर एग्रीमेंट के हिसाब से, कि मॉडल बायर बिल्डर बायर एग्रीमेंट में कुछ क्लॉज़ेज़ हैं, वो आपके उस फॉर्मेट में होने चाहिए। तो हुँ, फॉर्मेट तो अपलोड हो जाता है, हुँ, बट एक्चुअल वाला एग्रीमेंट उस अलग वो ही होगा। है या उससे अलग है, उसकी अभी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तो हुँ, अगेन ये फ्यूचर में इस पे एक्शन लिया जाएगा। जो आपने पूछा, एक और में इससे चीज़ याद आई कि एक बायर थे, उनको मैंने ये सजेस्ट किया था कि आप जब यूनिट देखोगे ना, आप ये चीज़ देख लेना कि आपकी जो यूनिट है वो सैंक्शन्ड है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बहुत बार यही होता है कि यूनिट सैंक्शन नहीं होती, एक्स्ट्रा 1-2 फ्लोर बिल्डर बना देता है, वो बेच देता है। अब तो नहीं वो होता होगा ये, नहीं अभी होता होता है, है? अभी भी होता है। इन्हीं के मैं आपको बता रहा हूँ, नोएडा एक्सटेंशन में एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, वही 25 एकड़ वाला बहुत बड़ा है, अच्छा बना हुआ है, अच्छे दुकानें खुली हुई हैं उसमें। उसमें क्या हुआ, उनका ना बजट नहीं बैठ रहा था। हुँ, तो वो गए वहाँ पे सेल्स टीम के पास कि यार ये बजट नहीं बैठ रहा है, इसमें कुछ कर सकते हो तो कर लो। तो हुँ, कहते हैं आप ना ये वाली यूनिट ले लो, इसमें मैं आपको इतना ऑफ दे दूँगा। तो उनको आ गया यार ये तो बड़ा सही है। हुँ, उन्होंने वेबसाइट पे चेक किया, खुद ही मेरे को बता रहे थे कि वेबसाइट पे चेक किया हमने हुँ, और देखा कि यार ये तो यूनिट ही सैंक्शन नहीं है। हुँ, ये तो कॉरिडोर में एक्स्ट्रा थोड़ा-सा वो एरिया बना के यहाँ पे मेरे को यूनिट दे रहे थे। हुँ, तो ये भी हो रहा है, इस वजह से आपको ना जो सैंक्शन्ड यूनिट्स हैं, आप जब रेरा की वेबसाइट पे जाओगे, तो आपको लेआउट प्लान मिल जाएगा, अप्रूव्ड मैप मिल जाएगा, उसमें सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि इस फ्लोर पे इतने अपार्टमेंट्स हैं, हर उसकी डायमेंशंस क्या है, कौन-सी यूनिट सैंक्शन्ड है, कौन-सी नहीं है, तो वो चेक करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा वर्चुअल को लेके कुछ है रेरा में? वर्चुअल कमर्शियल जो आते ये हैं? वर्चुअल स्पेस को लेके ना ऐसा कुछ नहीं है अभी रेरा में, ये भी अगेन एक ग्रे एरिया है। बट इसमें ये ज़रूर है कि अभी अगर आप रेरा की वेबसाइट पे देख लेते हो ना कि यूनिट सैंक्शन्ड है कि नहीं है, तो आप ये उसको 100-100 खरीद फुट के सकते हो। करा सकते हैं यूनिट? इसके ऊपर वो नहीं है, आप अगर सैंक्शन करा रखा है करा आपने रखे होते अथॉरिटी हैं। से, हुँ, तो ठीक है। अब यहाँ पे हर बिल्डर नहीं करता। अच्छा। अभी हमारे पीछे ही एक डेवलपर नहीं, है, समझ उसने गया। कॉमन एरिया हुँ, को वर्चुअल बना के बेच दिया। तो फिर करेक्ट। दैट इज़ इल्लीगल ना। अगर हुँ। आपने सैंक्शन करा रखा है और आप फिर बेच रहे हो, तो रेरा डज़ नॉट हैव एन इश्यू। एक्चुअली क्या अच्छा है ना इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को ये लग रहा होगा कि यार हम नाम नहीं ले रहे या वैसा कुछ, तो उसके वो कभी और समझाएँगे कि क्यों नहीं ले सकते नाम या कई बार फ़ोन पे आ जाता है। जैसे मैं आपको एक बार बता रहा था कि एक प्रोजेक्ट का बोला कि ये नोएडा एक्सप्रेसवे पे है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। लेकिन रेट कम है क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हल्की है। हुँ, तो क्या होता है ऐसा नहीं है कि हमारी वीडियोज़ अगर 20-30,000, 40,000, 50,000 लोग देख रहे हैं तो हुँ, बहुत हम कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसा नहीं फ़ील करते हम कभी हुँ, भी। लेकिन क्या होता है कि हमारा जैसे वो यूट्यूब स्टूडियो होता है ना जिसमें देख सकते हो कि क्या डेमोग्राफिक्स हैं, क्या एज हुँ, है जो हमारी हुँ, वीडियोज़ देख रहे हैं, तो सब इधर के ही हैं दिल्ली एनसीआर के। हुँ, कोई साउथ का तो देख इंटरेस्टेड नहीं है कि नोएडा, राइट। गुड़गाँव की रेशियो में क्या चल रहा है। प्लस जो एज ग्रुप है, वो सारा मेजरली 30 साल से अबव होता है, 30 से 60 साल की रेंज में होता है। तो वही जो बायर्स हैं, वही लोग देख रहे होते हैं। हुँ, बिल्डर के लोग भी देख रहे होते हैं, तो फिर फ़ोन भी आ जाता है कि यार अच्छा, कि ऐसा कैसे बोल दिया? फिर तो वो हम ना चाहते नहीं अननेसेसरी का हैसल राइट, ना कि राइट। वो हो।
और वो आपके साथ भी हो, हमारे साथ भी हो। लेकिन अच्छा ये हुआ कि उस वो सोसाइटी ना पूरी पेंट हो गई है अब। अच्छा, बिल्कुल टनाटन एकदम बढ़िया हो गई है सोसाइटी, उसके रेट बढ़ गए हैं 25-30%। अच्छा तो रेट बढ़ हमने गया। बोला अच्छा। कि बेकार कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, उसके दिल पे लग गई होगी बात। उसने पूरी सोसाइटी हुँ, हुँ, बढ़िया हुँ। रीपेंट वगैरह करा दी। तो आपने बताया वर्चुअल का ये था। अच्छा, दूसरा ट्रांसफर चार्जेस को लेके है कुछ रेरा में, जो अंडर ट्रांसफर कंस्ट्रक्शन? चार्जेस ना रेरा की एडजुडिकेशन है ही नहीं उसपे। अरे नहीं। रेरा के पास इतना ऑलरेडी काम है ना कि इस पे सही उनका बनता ही नहीं है सही कुछ बात बोलना। है, क्या इसके कहाँ तक लिए बोलेंगे वो? ट्रांसफर चार्जेस का क्या है ना कि इस पे अथॉरिटीज़ को एक्शन लेना चाहिए और मेरे ख्याल से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कुछ साल पहले ये गाइडलाइन निकाली भी थी। गाइडलाइन नहीं थी, ऑर्डर था बल्कि। एसोसिएशन ऑफ अथॉरिटीज़ को और बिल्डर्स को कि यार आप जो ट्रांसफर चार्जेस है ना, जो एनओसी आपको देनी है, आप एनओसी के लिए पैसे मत लो। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बताओ, हमें दिमाग में मैं आपसे हुँ, पूछूँगा आगे, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि किसी प्रोजेक्ट में 10 टावर हैं, 5 टावर का उसने ओसी मिल गया उसको, उसने पोजेसन दे दिया। हुँ। अभी बाकी 5, और वो सेक्टर 150 नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल। सेक्टर अच्छा, 150 में तो अलग प्रॉब्लम है वो कि अलग इश्यू है, ठीक वो है। रजिस्ट्री नहीं मिल रही है, तो यहाँ तो वो इसलिए ट्रांसफर चार्जेज़ ले भी पा रहा है क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हुई है। बट बाकी अभी वो प्रोजेक्ट ना पूरा कंप्लीट नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल। हुँ। अब पूरा कंप्लीट नहीं है तो उसको सीसी नहीं मिला हुआ, तो वो टीएम नहीं होगा ना, फिर वो हमेशा वो बिल्डर ट्रांसफर में ही जाएगा हाँ, शायद। वो बिल्डर ट्रांसफर में ही जाएगा। इसके ऊपर मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट हुँ, जब तक सीसी नहीं मिलता तब तक वो ट्रांसफर हुँ। मेमोरेंडम में नहीं जाता, राइट। करेक्ट, करेक्ट। तो उसमें वो अपने हिसाब से कुछ भी ले सकता है, ऐसा अभी फिलहाल ये है। नहीं, अगर अभी मतलब इस पे ना गाइडलाइन आनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि करेक्ट। आप लगा लो कि यहाँ पे ऐसे भी बायर्स आए हैं अच्छे-अच्छे डेवलपर जिनके गुड़गाँव में मॉल्स हैं, कि यार ये ₹2000 पर स्क्वायर फीट माँग रहे हैं ट्रांसफर का। तो हुँ, इसके ऊपर गाइडलाइन आनी ज़रूरी है, बट अभी ये प्रैक्टिस फ़ॉलो हो रही है हुँ, कि हुँ। कुछ भी बिल्डर डिमांड कर रहे हैं एनओसी देने के लिए। ₹1000-1500 पर और स्क्वायर फीट हाँ, और ये अगर बायर अभी कुछ दिन पहले ही कॉल आई थी और हुँ, बायर कहते हैं कि यार मैंने इन्हें धमकाया कि आप मेरे को इसका कुछ रिसीट तो दो, कुछ तो दो, कैसे कह रहे हो? कह हुँ, रहे कि हम कुछ रिसीट पे लिख के नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, पैसे देना है तो दो, अदरवाइज़ एनओसी के लिए जो करना है आप कर लो। इस पे लिख देंगे 2 साल से आपने मेंटेनेंस चार्जेस नहीं दिए, वो लगा के दे देंगे, लेकिन आपको कुछ वो नहीं करेंगे। तो बायर अब वही है कि यार यूनिट बेचनी है, तो दे दें 2 ढाई 3-4 लाख रुपए जो भी 2 बिल्डर ढाई माँगते 3-4 हैं। लाख नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्टर 150 में एक प्रोजेक्ट में मेरे ख्याल 2 करोड़ का फ्लैट होगा, हुँ, और उस पे ट्रांसफर चार्जेज़ आ रहा है क्लोज़ टू 30 लाख रुपए। 30 लाख 30 रुपए। लाख रुपए का ट्रांसफर चार्जेज़ बिल्डर ले रहा है। तो उसको तो इस क्या पे ही ना बोले। अथॉरिटीज़ को एक्शन लेना चाहिए और ये मैंने देखा है यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में जो तीनों अथॉरिटीज़ है ना, हुँ, वो इस चीज़ में मतलब उनको एक्शन लेना पड़ेगा। दे आर एट द बैक फुट, तो सारी चीज़ का ब्लेम रेरा पे ही आ जाता है। करेक्ट। रेरा और अथॉरिटीज़ को मिलके इसमें काम करना पड़ेगा। हुँ, अच्छा, इससे एक और चीज़ याद आई, थोड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगी। आपने मेरे से ये पूछा था कि रेरा की पावर्स क्या हैं? हुँ, अब इस रीजन में ना गौतम बुद्ध नगर में जहाँ पे लीज़ होल्ड लैंड है, यहाँ पे ये भी दिक्कत है कि पोज़ेशन हो गया प्रॉपर्टी का कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को पोज़ेशन दिलवाना है बायर को या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पैसे कलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए वो बिल्डर के पास पैसे नहीं है, तो प्रॉपर्टी अटैच करके हुँ, ऑक्शन करके फिर पैसे ले ले। तो यहाँ हुँ, पे ना अथॉरिटीज़ के साथ बड़ा इश्यू हो जाता है। हुँ। अथॉरिटीज़ कहती है यार मैं ही मेरे ओरिजिनल ओनर हूँ, मेरा मेरे तो आपने ड्यू। ड्यूज़ क्लियर किए नहीं, तो कैसे करेक्ट। अटैच करने दूँ प्रॉपर्टी को? पहले ड्यूज़ क्लियर करो, फिर प्रॉपर्टी अटैच कर लो, बेच लो, बायर को पैसे दे दो। तो ये एक और इश्यू आ जाता है, तो अथॉरिटीज़ के साथ ना ये वाला टसल है ही। इसी वजह से वो बीबीए रजिस्ट्रेशन वाला इश्यू वो हाँ, भी इसके आया। बारे में बताओ, बीबीए रजिस्ट्रेशन के बारे में बताओ, लेटेस्ट क्या है? गुड़गाँव में तो है ही पहले से। अब ये हाँ, क्या आया है? कैसे कैसे एग्ज़ीक्यूट होगा? क्या प्रोसेस रहेगा? देखो अभी अभी ना बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है, बट जो चीज़ आ रही है, ये आई कहाँ से मैं आपको वो बताता हूँ। अभी क्या हो रहा है ना कि इनफैक्ट जो डेवलपर आपने अभी बताया जे पे खत्म होता है, उन्होंने यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में एक प्रोजेक्ट में बहुत गंद मचा दिया था। हुँ, ये भी हुआ था कि बायर ने पैसा रोका कि यार पोज़ेशन तो पता ही नहीं चल रहा, 7 साल हो गए प्रोजेक्ट को, आ ही नहीं रहा। हुँ, उन्होंने रोक दिया पैसा देना। हुँ, बिल्डर ने क्या किया, उस डिफ़ॉल्ट के बाद ही हुँ, सीधा पहले प्री टर्मिनेशन भेजा, टर्मिनेशन भेजा, अगले 1 महीने में यूनिट ही बेच दी। हुँ, ये वाले इश्यूज़ हैं। अब वो यूनिट बिक चुकी है। आज की डेट में अब वो नाम क्योंकि अच्छा है तो यूनिट्स वहाँ पे बची ही नहीं है। हुँ, जो बायर जिसने पैसा दिया 30-30, 40-40% पैसा वो फ़ॉरफ़िटेड है, हुँ, ठीक है? तो यूनिट बिक चुकी है। अब उसी बिल्डर ने ये भी किया था उन बायर्स के साथ जिनका बीबीए एग्ज़ीक्यूट होना था, ये थोड़ा लेट हुआ, बीबीए रिकॉल कर लिया। नई डेट के हिसाब से नया बीबीए बना के भेजा कि चलो इतने साल का तो आपका डीलिंग इंटरेस्ट चला ही गया। तो ये वाले ना कुछ इश्यूज़ थे जो अभी जो ₹100 के स्टैम्प पेपर पे बीबीए बनता था उसकी वज़ह से वो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में तो कभी जाता ही नहीं है। हुँ, तो इस वज़ह से यूपी गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न निकाला कि जो बीबीए है ना, हुँ, वो 10% पेमेंट जब हो जाएगी एज़ पर रेरा, 10% पेमेंट के बाद ही आपको मतलब 10% पेमेंट से ज़्यादा आप ले नहीं सकते विदाउट एक्जीक्यूटिंग अ बीबीए।
तो यूपी गवर्नमेंट ने उस पे ये कर दिया ये भी कि बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया कि हाँ 10% से ज्यादा की पेमेंट आप बीबीए एग्जीक्यूट करने के बाद ही लोगे। हाँ, करेक्ट। हम्म, आप चाहे वो 10% को 1%, 2% या हम्म, पहले 5 लाख एप्लीकेशन मनी, हम्म, फिर अलॉटमेंट पे इतना हम्म, कर सकते हो। लेकिन बीबीए एग्ज़ीक्यूट हो जाना चाहिए हम्म, 10% पेमेंट लेने के हम्म, बाद या लेने से हम्म, पहले-पहले। उसके हम्म, बाद आप ₹1 एक्स्ट्रा नहीं ले सकते जब तक हम्म, बीबीए एग्ज़ीक्यूट नहीं होता। ठीक। और कुछ बिल्डर्स ऐसी हैं कि डे 1 पे 25% पैसे दे दो। करेक्ट। ऐसे हरियाणा के बहुत केसेज़ हैं करेक्ट। कि 25, 30, 40% पैसा दे रखा है। अब करेक्ट। उसमें दूसरा कंपोनेंट भी होता है तो बायर फँस जाते हैं। करेक्ट। तो ये वाली चीज़ की इस चीज़ को ना वो कैटर करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने बोला कि आप बीबीएज़ ना डे 1 पे ही रजिस्टर कर लो। हम्म, यानी कि आपका जैसे बीबीए बना 10% पे, आप उसको रजिस्टर कर लो, हम्म, स्टैम्प ड्यूटी पे कर दो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे कर दो, हम्म। तो अब वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट से नहीं, स्टैम्प गवर्नमेंट ड्यूटी रिकॉर्ड्स मतलब में आ गया। ऑफ ओवरऑल फ्लैट वैल्यू हाँ, जो ओवरऑल जो फ्लैट वैल्यू। 5% जो है पूरा जमा कर दो। अच्छा। देखो वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ये प्लान है कि हम 2% अभी लेंगे हम्म, और बाकी का एक्चुअल पोज़ेशन के बाद जब रजिस्ट्री होगी हम्म, तब। हम्म, नोएडा अथॉरिटी का ऐसा है कि आप अपफ्रंट सारा दे दो। हम्म, अब इसमें ना क्लैरिटी ये नहीं है कि कैंसलेशन पे क्या होगा? कि हम्म। अगर मैंने कैंसल कर दिया, या इन तो इन वो जो बिटवीन हुआ तो क्या हाँ, हुआ? इन बिटवीन हो गया, तो वो जो 10% है, वो तो रह अथॉरिटी रहा भी वाला वापस है। तो करेगी नहीं वैसे। नहीं, कुछ ना कुछ इसमें ना करना पड़ेगा क्योंकि अब मैं अगर अपनी लेट्स से यूनिट बेचता भी हूँ, अरे तो हाँ। मेरा तो साथ साथ चला गया। लेकिन अच्छा है, पता है इस वो बॉम्बे वाला हो जाएगा, स्पेकुलेटिव मार्केट कम हो जाएगी ना नोएडा हाँ, की भी। स्पेक्युलेटिव क्योंकि मार्केट तो यहाँ पे आपको पता होगा ना कि वो इस वादे पे, इस कसम पे बहुत खरीदते हैं कि 20-30% दूंगा फिर एग्जिट हो जाऊंगा। एग्ज़िट करवा दूँगा, और जब राइट। उसका 5-7% एडिशनल पैसा चला जाएगा तो वो भी थोड़ा सा रुक के काम करेगा। हाँ, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए तो देखो स्पेकुलेशन तो इन्वेस्टर्स ही कर रहे हैं। हम्म, उनके लिए तो एक ये डिसएडवांटेज है ही, लेकिन एंड यूज़र्स के लिए भी ना जो एक्चुअल जेन्युइन बायर्स हम्म। हैं, प्रॉपर्टी आप लगा लो 1.5-2 करोड़ की है, उस पे 6-7% पैसा आपको अपफ्रंट देना और उस पे पड़ेगा लोन भी तो नहीं होता। हाँ, उस पे उस स्टैम्प पे तो ड्यूटी पे लोन तो नहीं क्या होगा ही ना। लोन होगा। हम्म। तो ये भी इश्यू है। हाँ, तो पूरा तो 5-6% मेरे ख्याल नहीं लेना नहीं, चाहिए। वो ये गुड़गांव 2% में वाला कहाँ सही जाता है। है? गुड़गांव में कितना जाता है? कुछ कुछ बहुत मिनिमम सही जाता है, पूरा स्टैम्प ड्यूटी थोड़ा इकट्ठा ही हाँ, लेते हैं वो। गुड़गाँव का आई एम नॉट फुली अवेयर कितना हम्म। जाता है, बट यहाँ तो पे बीबीए रजिस्टर होगा, उसकी स्टैम्प ड्यूटी थोड़ी बहुत पार्शियली या फुली अभी आएगा लेटर अभी ऑन आएगा उस पे, कि राइट। कितना जमा होगी, फिर उसका फायदा क्या हुआ कस्टमर को? कस्टमर को ये फ़ायदा हो गया कि अब वो जो यूनिट है, हम्म, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी पोज़ेशन डेट, उसका हम्म, प्राइस वो लॉक हो चुका है। हम्म, अब बिल्डर यूनिलैटरली अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकता। हम्म, या फिर जो मैंने आपको ग्रेटर नोएडा वाले हम्म, डेवलपर का बताया, हम्म, अपने आप ही कैंसलेशन लेटर भेज दिया, अगले दिन यूनिट भेज दी। अब वो हम्म, भी नहीं हो पाएगा। हम्म, अब आपको बायर का साइन चाहिए कैंसल करने के लिए। करेक्ट। तो ये ना बायर प्रोटेक्शन के लिए ही है और साथ ही साथ गवर्नमेंट का तो फ़ायदा है ही, गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ रहा है उससे। करेक्ट। इट करेक्ट। वाज़ नीडेड बट थोड़ा-सा ये लेकिन डिस्करेजिंग होगा मार्केट नोएडा के में लिए। ये भी प्रॉब्लम आएगी कि काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे होंगे ना जहाँ रजिस्ट्री एक्चुअल में होनी नहीं है, हुँ। तो वहाँ स्टैम्प ड्यूटी जानी ही नहीं थी पोज़ेशन के बाद भी, हुँ, हुँ। या तो तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सेक्टर 150 के उसके बारे में तो रेरा का आई डोंट थिंक कुछ कुछ कनेक्शन रेरा नहीं का होगा, उसमें कोई कोई रोल नहीं है, लेना-देना वो ही नहीं तो है। नोएडा अथॉरिटी और डेवलपर्स का है, बट अगेन इस पे भी ऐसा नहीं है, मतलब इसमें भी ना अथॉरिटी की ही गलती है। आप ये देखोगे आज की डेट में इतने सारे जो प्रोजेक्ट जहाँ पे रजिस्ट्रीज़ नहीं हो रही है ना, हुँ, कहीं न कहीं वो अथॉरिटी के कुछ ऑफिशियल्स की वजह से ही ऐसा हुआ है कि करेक्ट। घूम फिर के मतलब हज़ारों एकड़ लैंड कुछ उन 3-4 प्लेयर्स के पास पहुँच गया, करेक्ट। जिनकी कैपेबिलिटी ही नहीं थी। करेक्ट। क्राइटेरिया था 200 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, 20 करोड़ वाले को लैंड दे दिया, अब कैसे प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा? करेक्ट। करेक्ट। और उसके अंदर पता है अभी हम जैसे कल किसी से बात भी कर रहे थे कि बैंगलोर को वहाँ के स्टार्टअप्स ने बनाया। हुँ, इन्फोसिस, विप्रो, अज़ीम अज़ीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, फिर फ्लिपकार्ट, हुँ, ज़ेरोधा। वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा, इंफ्रा वहाँ पे बहुत खराबी है आज भी। गुड़गाँव को डीएलएफ इज़ द हाईएस्ट कि उसको बोल सकते हैं कि गुड़गाँव को डीएलएफ ने बनाया, वहाँ राइट। पे भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। नोएडा को गवर्नमेंट ने बनाया। जो अच्छाइयाँ हैं वो भी सारी गवर्नमेंट के सर हैं हुँ, और जो बुराइयाँ हैं वो भी गवर्नमेंट के सर हैं। ना तो यहाँ किसी कंपनी कोई स्टार्टअप्स, ऑल्दो एचसीएल या कुछ कंपनीज़ थी जो बहुत इनिशियली आ भी गई थी। हुँ, लेकिन नोएडा एज़ अ सिटी को बनाने में या जो खराब है वो भी सारा ज़िम्मा नोएडा अथॉरिटी का ही है। जो अच्छी एब्सोल्युटली। चीज़ें हैं इंफ्रा वगैरह वो भी सब अथॉरिटी का है। बिल्डरों ने तो यहाँ कुछ काम किया ही नहीं। सही बात है और समथिंग लाइक अच्छे दैट। बिल्डर्स को आपने आने कहाँ दिया? आने ही नहीं दिया। आपकी जो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी थी, वो तो अभी चेंज हुई है ना। करेक्ट। आपने अच्छे बिल्डर्स को आने ही नहीं दिया, इंफ्रा आज थोड़ी बना है, इंफ्रा तो बहुत पहले से है। करेक्ट। नोएडा वुड हैव बीन समथिंग एल्स अगर वो एब्सोल्युटली। अब नो डाउट अब बहुत अच्छे डेवलपर्स आ रहे हैं बट अगेन अब अपार्टमेंट्स अनअफोर्डेबल हैं। एज़ अ मिडल करेक्ट। क्लास तो अब इतने अच्छे डेवलपर्स आ गए, वो किसी भी भाव पे लैंड खरीद लेते हैं, मतलब कुछ पैसों का अता-पता ही नहीं है। करेक्ट। आप हैदराबाद थोड़ा बहुत फ़ॉलो कर रहे थे? मतलब हैदराबाद से कुछ कनेक्शन रहा आपका? आप देखना वहाँ पे ना हुँ, मतलब ऐसे ही नॉट जस्ट रेरा या उन चीज़ों अच्छा। से रिलेटेड, वहाँ पे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कस्टमर्स ने हमें अपडेट किया कि लैंड कॉस्ट वहाँ पे भी उतना है जितना नोएडा एक्सटेंशन में फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, 25 करोड़ रुपए एकड़, 30 करोड़ रुपए हुँ, पर एकड़, बट वहाँ पे मार्केट का प्राइस जो है दैट इज़ स्टिल क्लोज टू 7,000-8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, 6 टू 8,000 रुपीज़ अच्छा। पर स्क्वायर फीट स्टिल, क्योंकि वहाँ पे वो बायर ही अभी इतना नहीं हो, तो वहाँ पे स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन देख रहे हैं कि वहाँ भी स्टार्टअप्स जब से वो अभी नया शहर है ना, इतना राइट, राइट, नया राइट। नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी कोई वेदर भी अच्छा है। हुँ, और बैंगलोर का अल्टरनेट देख भी रहे हैं लोग।
तो इस तरीके करेक्ट, से। करेक्ट। और एश्योर्ड रिटर्न को लेके कुछ है रेरा में? अश्योर्ड रिटर्न को लेके ना अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द अथॉरिटी। हरियाणा रेरा पहले इसको मानती नहीं थी, बट अब उनका व्यू पॉइंट चेंज हो गया। अब उनका है कि यार मेन एग्रीमेंट जो है यूनिट उसी के साथ का ही एग्रीमेंट है, तो उस पे वी विल, अगर इस पे कोई डिस्प्यूट आता है तो हम उसको डिस्प्यूट को एडजस्ट करेंगे, मतलब उस पे अपना डिसीजन देंगे, तो ये मतलब मान ग्रांट रहे कर हैं कि हाँ, देते हैं, एश्योर्ड रिटर्न अगर वो लिख मान के लेते दिया है हैं। तो राइट। देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है अभी अच्छा। फिलहाल। अभी जो लीडरशिप है वो इसको नहीं मानते हैं, दे कंसिडर इट एज अ पॉन्जी स्कीम। और इनफैक्ट रेरा में भी जो 3 बैंक अकाउंट्स होते हैं ना, तो उसमें से जो रेरा में 3 कौन से बैंक अकाउंट्स होते हैं? बेसिकली रेरा से पहले क्या था, फंड डाइवर्जन इसलिए हो जाता था क्योंकि पैसों का कोई हिसाब ही नहीं था। आपने बिल्डर को पैसा दिया, बिल्डर के अकाउंट में, वो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करे वो। रेरा आने के बाद उन्होंने यार ये स्टैंडर्डाइज़ कर दिया कि एक बिल्डर को 3 अकाउंट्स मेंटेन करने ज़रूरी हैं। इसमें तीनों का एक होता है कलेक्शन अकाउंट, जो मास्टर कलेक्शन अकाउंट होता है, इसी में ही पैसा आप अलॉटी से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक। अच्छा, रेरा वेबसाइट पे आपने ये बोला ना क्या देखना पड़ता है? सबसे मेन चीज़ यही है कि आप जो पैसा दे रहे हो जिस अकाउंट में, वो उसी कलेक्शन अकाउंट में। अकाउंट है या नहीं है। आपको रेरा की वेबसाइट पे तीनों मिल जाएँगे। कलेक्शन और एस्क्रो अलग-अलग है क्या? हाँ, मैं आपको तो बताता हूँ। बताओ। तो बेसिकली ये एक ट्रायंगल फॉर्म में है। बायर से जितना भी पैसा जाएगा वो कलेक्शन अकाउंट में जाएगा। तो 100% पैसा आ गया कलेक्शन अकाउंट में। अब बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देता है डेवलपर, जिसकी एक कॉपी यूपी रेरा को भी जाती है, कि जैसे ही इस अकाउंट में पैसा आएगा, इसमें से 70% पैसा ऑटो स्वीप होके एस्क्रो अकाउंट में चला जाएगा। ठीक। तो जिसको बोलते हैं हम सेपरेट अकाउंट। यूपी में सेपरेट अकाउंट इस अकाउंट को बोलते हैं। इसमें ठीक है। 70% पैसा जाएगा और इस पैसे की जो यूसेज है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन और लैंड कॉस्ट में यूज हो सकते हैं। इसके अलावा देयर इज नो थर्ड पर्पस। ठीक है। और जो बाकी का 30% पैसा है वो आपका फ्री अकाउंट है, जिसको ट्रांजैक्शन अकाउंट बोलते हैं। तो ये हो गया कि आपका जो वो किस 70% यूज़ पैसा का है, है? उसमें बाकी के मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गए, ऑफिस ऑफिस एक्सपेंस वगैरह। एक्सपेंसेस हो गए, एडमिन हो गए, और ये अश्योर्ड रिटर्न भी हाँ, यूपी ओके। में। यूपी रेरा इज नॉट सेइंग कि आप मत दो इसको, वो तो हाँ, बिल्डर के ऊपर है, उसकी हाँ, प्रमोशनल, ये तो मार्केटिंग कॉस्ट का एक वो है। आप 30% से दो जितना देना है, आप 70 को मत छुओ। और ये जो 70 है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेरा एक्ट में ही ये लिखा है कि इसको 3 प्रोफेशनल्स के सर्टिफिकेट्स के बाद ही निकाल सकते हैं आप इसमें से। एक हो गया आर्किटेक्ट, दूसरा स्ट्रक्चरल इंजीनियर और तीसरा सीए। वो तीनों सर्टिफाई अपनी चीज़ें करेंगे। आर्किटेक्ट सर्टिफाई करेगा काम कितना हो गया साइट पे, इंजीनियर करेगा कि एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी लगी होगी इस काम पे, और सीए सर्टिफाई करेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना खर्चा हो गया। उसके हिसाब से आप इस अकाउंट में से पैसा निकाल सकते हो और यूज़ इन्हीं पर्पज़ से कर सकते हो आप। 30 में से आप बाकी कुछ भी करो। हालाँकि वो भी प्रोजेक्ट में यूज़ होना है, बट वो ऐसा नहीं है कि 30% बिल्डर का ही पैसा है। 30% नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी होता है एक करेक्ट, प्रोजेक्ट करेक्ट। में। 30% का ये लॉजिक है, जो मेरे को समझ आता है कि जैसे मार्केटिंग है, तो प्रोजेक्ट की इनिशियल स्टेजेस पे वो मार्केटिंग की कॉस्ट ज़्यादा होती है, टुवर्ड्स द एंड बहुत कम हो जाती है। करेक्ट। तो आप उसे लैंड और कंस्ट्रक्शन से आप लिंक नहीं कर सकते। तो उस 30% में से आप एश्योर्ड रिटर्न दे दो, जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो सारे कर नहीं, लो। मार्केटिंग तो कॉस्ट ज़ीरो है आजकल डेवलपर्स की। आज की जो पिछले 2-3 साल में आपने देखा होगा, मार्केटिंग में तो कुछ खर्चा ही नहीं हो रहा है इनका। मतलब बड़े और डेवलपर्स देखो का नहीं कुछ हो रहा, यार मैं कुछ तो बड़े। सारे के बता रहा हूँ ना, आपको हाँ, ये छोटे बात भी भी हैं है। उसमें। ये बात भी है। अब जैसे ना अभी एक एक बहुत अच्छा बड़ा डेवलपर जो नॉर्थ इंडिया में पहली बार आ रहा है, तो उनके ना कुछ लोग तो यहीं से जॉइन करते हैं। तो यार हम तो ना जैसे उनका ऐसा कहना था कि हम ना वी आर एन एंड यूज़र ड्रिवन डेवलपर, और हमें ना इन्वेस्टर नहीं चाहिए। मैंने कहा तुम जो माहौल तुम बनवाना चाहते हो विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग, उसको बनाने के लिए यू नीड इन्वेस्टर्स ओनली। इन्वेस्टर ही बाजार चलाएगा। अगर आप चाहोगे कि एंड यूजर जो चीज़ 4 साल बाद मिलनी है, आप एंड यूजर के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट बनाओगे, तो लोग यार ये इस चीज़ से कनेक्टेड नहीं था। अच्छा, आप ये बताओ कि अच्छा, उसी डेवलपर के भी मैं बताता हूँ कि उस डेवलपर्स के ऊपर भी ना बहुत बड़ा डंडा है। हाँ, उन्होंने वो आ तो गए, कह तो रहे हैं एंड यूज़र मार्केट बनाना है, बट ऑलरेडी इतनी स्पेकुलेशन उसके नाम पे शुरू हो गई है ना, कि उनके ऊपर भी हेवी पेनल्टीज़ लगी हैं ऑलरेडी, और अब वो बिल-बिला गए कि यार आ नहीं रहा, हमारा रेरा नहीं आ रहा हो। उनके ही जो आप बता रहे हो, लोग ही कह रहे होंगे दिसंबर से आना है रेरा, या दिसंबर फर्स्ट वीक में 25 नवंबर को आ जाएगा, ये आ जाएगा। उनके ऊपर भी बहुत हेवी पेनल्टीज़ लगी हुई हैं। अब देखो ना, हर 15 दिन में न्यूज़पेपर में ऐड आ जाता है, मत खरीदो, हमारे प्रोजेक्ट में अभी रेरा नहीं आया। लेकिन फिर वो देखो इवेंचुअली क्या है कि वो भी बिल्डर भी क्या करे उसको। अगेन जैसे ग्राहक वैसी दुकानें खुलेंगी। ग्राहक फोमो में खरीदना चाहता है, लाइन में लग के ही खरीदना चाहता है, टाइम लेके नॉर्मल प्रोजेक्ट की तरह से नहीं खरीदना चाहता। कस्टमर्स चाहते हैं, मज़ा आ रहा है कस्टमर्स को भी। जब कस्टमर को मज़ा आ रहा है, तो बिल्डर वैसी दुकान खोल रहा है। जब कस्टमर एजुकेट हो जाएँगे, अवेयर हो जाएँगे, प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी की तरह खरीदेंगे, तो बिल्डर भी इस तरह से नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे। तो इट इज़ वो आईना ही होता है इवेंचुअली जैसा वो जैसा डेफ़िनेटली है ही। अभी आप लगा लो कि अभी इससे याद आया, एक हरियाणा रेरा का केस आया था हमारे पास। वहाँ पे बिल्डर ने जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म साइन करवाया था, वो कराया था रात के 2:30 बजे, और सारा वर्चुअल था।
और वो अच्छा, ये सेम डेवलपर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने पैसे लिए, उनकी 3.5 करोड़ रुपए की यूनिट थी, उन्होंने 10% पैसा कंप्लीट कर दिया था, 35 लाख रुपए। हुँ, वहाँ पे सेल्स के स्टाफ ने जो भी उन्हें बताया होगा कि ये पोज़ेशन इतना है, तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट को हुँ, उसके पोज़ेशन के हिसाब से लिंक करके हुँ, फिर ये यूनिट परचेज़ कर ली। अच्छा। बाद में जब उनके पास अलॉटमेंट लेटर भी आया कि जी अब साइन करना है, 10% ले लिया, हुँ, आगे भी हुँ, लेना है, तो उन्हें पता चला कि इसकी जो बताया था मेरे को उससे 3 साल बाद की डेट मुझे दे रखी है। अच्छा। अब उनका वो हो गया कि यार उस टाइम पे तो कोई डॉक्यूमेंट बताया नहीं, जो हुँ, इन्होंने बोला हुँ, वो हुँ। भीड़ में कि भाई मिलेगी भी यूनिट, नहीं मिलेगी, कि मैंने तो दे दिए, पैसे दे दिए, अब मैं देख रहा हूँ कि इस पे वो है। अब मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे सीआरएम से जाके, वो कह रहे हैं कि यही है जी पोज़ेशन डेट। सेल्स वालों पे जो मतलब वी कांट वो डू दैट, तो उनका ऑब्वियसली 35 अभी डिस्प्यूट में ही जो है। जो इवेंचुअली क्या है कि मैं फॉर द एजुकेशन ऑफ द कस्टमर्स एज़ वेल और डेवलपर्स भी देखते हैं हमारी वीडियोज़ तो उनको भी थोड़ा-सा पता चलना चाहिए कि प्री लॉन्च या फर्स्ट प्राइस अगर आप इनिशियल बायर्स को कुछ बेनिफिट देना चाह रहे हो ना, तो जो मार्केट का प्राइस होना चाहिए, फॉर एग्जांपल किसी एक्स मार्केट का ₹15,000 प्राइस होना चाहिए। आप 12,000 13,000 में स्टार्टिंग के इन्वेस्टर्स को दो। हुँ, आप लाइन लगवाओ, सब माहौल बनवाओ, अगले दिन सोल्ड आउट का बोर्ड लगवाओ, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड, गुड फॉर द मार्केट ऐसे ही होना चाहिए और हुँ, ऐसे ही होता भी है। हुँ, लेकिन आप बेच तो 15 में ही रहे हो हुँ, इवेंचुअली और फिर भी कस्टमर्स जो हैं उसी फोमो में खरीदना चाह रहे हैं, तो इट इज़ मैं बार-बार अब यही बोलूँगा अपनी वीडियोज़ में कि जैसे आप वैसा वैसी दुकानें खुलेंगी। करेक्ट, करेक्ट। अगर आपको फोमो नहीं चाहिए, तो फोमो में आना बंद करो। अगर आपको एक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी की तरह खरीदना चाहोगे, तो उसी तरीके से लोग सेल करेंगे। अगर आप अ, किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च पे सोल्ड आउट नहीं हुआ, अगर आप उसको फ्लॉप मानोगे और आप हाँ, चाहोगे कि वहाँ पे आप इन्वेस्ट जिसने करा वो फँस गया होगा या वहाँ इतना अच्छा प्रीमियम नहीं मिलेगा, तो कोई बात नहीं, फिर समथिंग लाइक दिस। अच्छा, कोई ऐसा केस आपके नज़र में है जहाँ पे बिल्डर वर्सेस बायर में बायर की गलतियाँ हैं? ऐसा कुछ केसेज़ हैं बहुत आपके पास? गलतियाँ हैं, बहुत गलतियाँ हैं। जहाँ जहाँ बायर परेशान कर रहा है बिल्डर को? अरे मैं ही एक कर रहा हूँ ऐसा तो केस। हमारे नोन के थे, अब अच्छा, हुआ अच्छा। क्या कि जहाँ उन्होंने गलती बायर की है पर फिर भी वो बिल्डर को बस परेशान ही कर रहे हैं, ऐसा भी होता है? अब मैं इस चीज़ के लिए, अब देखो थोड़े से वो हेट कमेंट्स मिलेंगे ज़रूर, हाँ। बट बायर्स की बहुत केसेज़ में बायर्स की भी बहुत गलती होती है और वो बिल्डर्स को आर्म ट्विस्ट करने के का मौका छोड़ते नहीं हैं। हुँ, अभी जिनका मैं कर रहा हूँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 80 लाख रुपए अनडिस्क्लोज्ड इनकम एजेंट के ऑफिस में एजेंट को दे दी उन्होंने, जो बिल्डर के ऑफिस में बैठा हुआ था। हुँ, ठीक है? उनके पास उस बिल्डर, उन्हें बड़ा मज़ा आता है, वो बड़ी अच्छी स्कीम्स देता है, एश्योर्ड रिटर्न भी दे देता है, तो हुँ, उसी पे ही खरीदते हैं। तो 3-4 उन्होंने यूनिट्स ले रखी हैं ऑलरेडी, जो अच्छी चल रही हैं, कोई रेंट पे चढ़ी हुई है, कोई उन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है, अभी ठीक है। अपने लिए यूज़ करेंगे। उन्होंने पैसा दिया उसके ऑफिस में जाके, वो जो एजेंट है, वो गायब हो गया। अब वो ना रह रहा सर्टिफ़ाइड, ना उसका कोई अता-पता ऑफिस का, क्योंकि वो बैठा तो बिल्डर की साइट पे है। वो पैसा हो गया गायब। अब बिल्डर के पास वो पहुँचा नहीं, तो उसने क्या किया, जो कैलकुलेशन थी, यूनिट कॉस्ट की, वो बढ़ा दी कि हमारे पास इतना ही पैसा आया है, तो ये इतना परसेंट हो गया आपका, पर ठीक है, यूनिट ठीक है, ठीक है। कॉस्ट बढ़ गया, तो आप इतना दे दो। अब बायर को हुआ कि नहीं यार, मैंने तो बिल्डर के ऑफिस में दिया है, तो अब उन्होंने बात करी बिल्डर से, क्या है जी, क्या नहीं है? तो बिल्डर ने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप इसको पे करो, ये करो, या फिर इसका इतना आपका फ़ॉरफ़ीट हो जाएगा, आप छोड़ दो इसको। अब बायर का तो नुकसान हुआ, उन्होंने क्या किया, जितनी यूनिट्स थी, सारी रेरा में डलवा दी, हुँ, कि इस पे ये गलती है, इस पे इन्होंने फिट आउट चार्जेज़ मेरे से ₹1800 पर स्क्वायर फीट ले लिए, इस पे ये ले लिया, इस पे 15 की जगह 16वें फ्लोर पे यूनिट दे दी। तो इस केस में क्या हो रहा है, हर हर जगह से कुछ ना कुछ ये लेके जाएँगी, हुँ, है ना? हुँ, 15 से 16 पे हो गई जी, मेरे को 1 फ्लोर एक्स्ट्रा जाना पड़ रहा है, चाहे लिफ्ट से जाना पड़ रहा है, हुँ। कि ये मेरे को इस चीज़ के लिए कॉम्पेंसेशन चाहिए, तो बायर्स छोड़ते नहीं है वो चीज़। वो बहुत और कम होते होंगे ऐसे, बट हाँ, पर होते हैं ऐसे ना। मैं भी जानता हूँ किसी बहुत लोगों को ऐसे जिन्होंने एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल यूनिट्स ली, सब में रेरा के केस डाल दिए, हुँ, सो दैट कि मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ रहा हुँ। इवेंचुअली और सो दैट कि आता रहे, बट ठीक है यार, जिसकी चल और रही है बायर्स ना चलाए। पहले जब खरीदते हैं ना, तब एग्री नहीं करते, ये मैंने चीज़ देखी है। हुँ, कुछ बायर्स तो हमें भी बाद में बताते हैं कि अच्छा, ये चीज़ हमने इस अलग से लेटर में एक हमने एग्री किया हुआ है। हुँ, तो हुँ। वो पहले तो एग्री कर लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा ये भी लगता है, आप बताना मुझे कि हुँ, एग्रीमेंट मतलब नो एग्रीमेंट कैन सुपरसीड द लॉ, मतलब लॉ ऑफ लैंड ना, हाँ, कि आप करेक्ट। एग्रीमेंट में कुछ भी लिख दो, मुझे नहीं लगता है कि इवेंचुअली वो किसी काम का होता होगा, हुँ। क्योंकि अब तो चलो कोर्ट में रजिस्टर होगा तो बनेगा ही ठीक हाँ, ठीक वो तो तरीके सही से। बनेगा, राइट। लेकिन अगर मैंने और आपने एग्रीमेंट कर लिया कि हमें किसी का इसका फलाने का मर्डर करना है और वो साइन हो रखा है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि एग्रीमेंट वो रहेगा, लेकिन नहीं, वो हाँ। ठीक है, बट कुछ चीज़ों पे आके ना अगेन इंटरप्रिटेशन पे, अब देखो रेरा इज़ आंसरेबल टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, या ठीक है? तो वो अननेसेसरी हर चीज़ को ना वन साइडेड एडवांटेज नहीं दे सकती। हुँ, अच्छा, ऐसे भी बायर्स हैं, पोज़ेशन ले लेते हैं, हुँ, रह रहे हैं आराम से, फैमिली-वैमिली मूव हो गई, 2 साल बाद याद आया कि यार ये थोड़ा-सा डिले हुआ था 6 महीने का। हुँ। एक मतलब एवेन्यू है ना, पैसे 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, 10-11% आजकल रेट वो तो चल रहा लेना है, चाहिए यार। वो भी अगर चाहिए। हुआ है डिले, अगर तो लेना भी नहीं, चाहिए। दैट इज़ ओके ना, बट अब तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना। अब तो कई जगह पे तो ऐसा भी हुआ है कि बिल्डर अकाउंट वकाउंट क्लोज़ करके, सारा प्रोजेक्ट क्लोज़ करके जा चुका है, उसके अगेंस्ट वो डाल दिया। हुँ।
सिविल सूट डाल दिया कि ये पैसे चाहिए। तो कुछ केसेस में अच्छा इससे ये मेरे को याद आया कि महारेरा ने ना एक और चीज़ बहुत अच्छी करी हुई है। बायर्स क्या करते हैं कि मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, तो मेरे को आप आज ही इंटरेस्ट दे दो। और एक बायर जैसे आता है तो उसके साथ और 10-15 और डाल देते हैं केस। तो इससे क्या हो रहा था कि प्रोजेक्ट्स की जो पैसा प्रोजेक्ट में यूज़ होना है ना, वो रिफंड में, इंटरेस्ट में, पेनल्टीज़ में जा रहा था। तो महारेरा ने ऐसा कर दिया कि आपको मैं पोज़ीशन दे दूँगा, बिल्डर कह रहा है 2 साल बाद। 2 साल का इंटरेस्ट है ना, आखिरी इंस्टॉलमेंट में से एडजस्ट करवा लेना, अभी कुछ मत लो। प्रोजेक्ट तो कंप्लीट होने दो। क्योंकि इतनी सारी जब लिटिगेशन आती है ना, फिर प्रोजेक्ट के ऊपर चीज़ें हैम्पर हो जाती हैं। फिर क्या है, वो नेगेटिव मार्केटिंग होगी तो प्रोजेक्ट बिकना बंद हो जाएगा, तो फिर वो इवेंचुअली अगेन सारी बात आगे कैश फ्लो पे आ जाती है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए हेवी कैश फ्लो आपको चाहिए ही चाहिए। सॉर्टेड भाई, बढ़िया, मजा आया। अब दूसरा, नेक्स्ट, अगर जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस होंगे रेरा से रिलेटेड, विल सिट विद अभिषेक भाई अगेन। आप इस वीडियो के कमेंट्स में डालिएगा, विल ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन। जो अगर आपका कोई स्पेसिफिक आगे से क्वेश्चंस होंगे, अब आपसे अगर कोई हेल्प लेना चाहे, जो ये वीडियो देख रहा होगा, विल पुट योर नंबर इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो इफ यू वांट। तो आपसे अगर कोई हेल्प लेना चाहेगा तो क्या क्या कर सकते हैं? आपको कॉल करें या कैसे? व्हाट शुड बी द प्रोसेस? देखिए, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नंबर या ईमेल आईडी आई विल गेट इट मेंशन्ड, तो उसमें भी डाल सकते हैं। सेकंडली, मैंने एक यूट्यूब कॉल चैनल बताएंगे भी आपको इस वीडियो के बाद, मैं बता रहा हूँ। वो तो फिर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। मैंने एक यूट्यूब चैनल भी इसी चीज़ से बनाया है कि मेरे पास ना रेपिटेटिव कुछ क्वेरीज आ रही थी कि यार बिल्डर ने हमारा कारपेट एरिया बढ़ा दिया, सुपर एरिया बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा डिमांड कर ली। तो उस चीज़ से रिलेटेड ना मैं उस पर कॉन्टेंट डालता हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आप वहीं से देखोगे कंटेंट, और इन फ्यूचर और भी मैं प्लान कर नहीं, रहा ऐसा हूँ। भी होना चाहिए कि आपसे कोई फ़ोन करके बस ये पूछे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप सजेस्ट कर दो, गाइड कर दो। ऐसे तो आपका भी अब कितना टाइम आप उस चीज़ के लिए डेडिकेट करोगे इवेंचुअली। तो अगर कोई, लेकिन रेरा की अगर किसी को प्रॉब्लम है और वो मतलब किसी डेवलपर से कुछ प्रॉब्लम है और जेन्युइन प्रॉब्लम है और वो थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने के बाद ही वांट्स टू गो अहेड, देन ही कैन कॉन्टैक्ट यू मे बी एंड, हाँ, है डेफिनिटली ना? मोस्ट वेलकम फॉर दैट। हाँ, चलो तो सही। और अगर इस सीरीज़ पे, अगर इस वाली वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना, तो भाई ये कमिटमेंट आपसे मुझे चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो में ना हम और ज़्यादा इसको और डीप डाइव कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी पेंडिंग है, जैसे एल&टी का केस हो गया। पीपल वुड बी इंटरेस्टेड टू नो कि यार हुआ क्या था? बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हमने मोस्ट कॉमनली आज तक 1 घंटे या जितना भी वीडियो का लेंथ होगा उसमें कितना ही बात कर पाएँगे बिना नाम लिए। अब नाम भी नहीं ले पा रहे ना इवेंचुअली, ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम एग्ज़ैक्टली वरना एग्ज़ाम्पल से बता दें कि यार इस वाले के अंदर ये वाला प्रॉब्लम था। बट चलो, जो जो इस वाली वीडियो में अगेन कि जो बताएँगे कि ये क्वेश्चंस हैं, वो कमेंट्स में डालेंगे, देन वी माइट देखो, सिट आपकी अगेन। ऑडियंस बड़ी है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी आती है कि आप किसी को डिफेम ना करो। करेक्ट। है ना? हम ये प्राइवेट हमने रूम में अभी अगर बैठे हैं। रिसेंटली रियलाइज़ हुआ कि जैसे हमने बोला कि यार ये टॉप प्रोजेक्ट है या ये ना अच्छे प्रोजेक्ट हैं, 2 का नाम लिया, जिन जिन 5-7 का नहीं नाम लिया उस विदिन द सेम सेक्टर, वो भी तो खरीदा ही होता है ना लोगों ने करेक्ट, इवेंचुअली। फिर करेक्ट। वो फिर कमेंट्स में या व्हाट्सएप करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? फिर वो, अब मैं क्यों किसी का मन खराब करूँ या क्यों मैं किसी चीज़ को खराब बोलूँ? क्यों ही करूँ मैं इवेंचुअली? जब इवेंचुअली ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार ऐसा नहीं है, हमें ही नहीं पता होता कि हमारी वीडियो कहाँ जा रही होती है टाइप्स। राइट, तो राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत जानने लग रही है, तो हम उस तरीके से नेगेटिव अब नहीं, विल ट्राई कि नहीं बोलें। थोड़ा-थोड़ा एब्सोल्युटली। हिंट्स में जो लोग और जो कनेक्ट। प्राइवेट डिस्कशन में होता है, वो तो सारे नाम हम डिस्क्लोज़ करते हैं ना। आप और करेक्ट, मैं करेक्ट, अगर करेक्ट, ऑफ कैमरा बैठेंगे तो हम नाम तो डिस्क्लोज़ करेंगे। तो करेक्ट, किसी को करेक्ट। बहुत ज़्यादा जानना ही जानना है, तो आप फिर प्राइवेटली आप वो मैसेज करके पूछो या वैसे पूछो। सही, वो तो होता ही सॉर्टेड। है। बट पब्लिक में तो भाई वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल ना। तो यस, मैं भी यस। वही मेंटेन करके चलता हूँ। अभी भी उस डेवलपर का नाम नहीं लिया, हुँ, ग्रेटर नोएडा वाले का, बट मैं तो हुँ। मतलब मैंने उससे ज़्यादा बदमाश डेवलपर अभी आज तक नहीं देखा। मीडिया भी पूरा कैप्चर कर रखा है। कोई भी वीडियो जाती है सीधा डाउन। हाँ, तो चलो जाने से पहले बता ही दो हल्का सा केस क्या है, नाम बिना नाम लिए, चलो शहर भी मत, कुछ मत बताओ। ऐसे बताओ है प्रॉब्लम क्या है मेन, क्या भाई हुआ एग्ज़ैक्टली? प्रॉब्लम ये है कि वो जो प्रोजेक्ट है ना, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है। वो मतलब 2017 हिंट्स में। मत दो, बहुत ज़्यादा हिंट्स मत दो, अच्छा मतलब ठीक हाँ, है, मुझे तो पता वो है किस उस बात पे। प्रोजेक्ट में क्या हुआ हुँ, कि बिल्डर का ना अथॉरिटीज़ के साथ डिस्प्यूट हो गया। अथॉरिटीज़ ठीक है, कहती हैं कि आपने ये जो ज़ोनल प्लान था या जो मास्टर लेआउट था, इसके हिसाब से आपने प्रोजेक्ट बनाया नहीं। ठीक है, बिल्डर कहता है मैंने इसके हिसाब से प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट होना शुरू हो गया डिले। ठीक। अथॉरिटी से एक नोटिस आया, फिर उन्होंने रिप्लाई किया, मीटिंग्स हुई। तो उस केस में क्या था कि वहाँ पे एंड यूज़र्स बहुत सारे थे, दे वर वेटिंग, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट प्लान करी हुई थी वहाँ पे। करेक्ट। अब हुआ क्या कि जैसे-जैसे प्रोजेक्ट डिले होना शुरू हुआ, लोगों ने रेरा में कंप्लेंट फाइल करनी शुरू कर दी। हुँ। उन्होंने क्या किया, जिसकी पेमेंट डिले हो रही थी, सीधा प्री टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, यूनिट कैंसलेशन। हुँ। आप लगा लो बट इवेंट कैंसलेशन सिर्फ नॉन पेमेंट पे ही तो कर सकते होंगे? जिसने पेमेंट कर रखी होगी वो भी उसके भी कर रहे थे? उस केस में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छा, करी हैं। वो तो अच्छा। अगेन इट्स मतलब बहुत सारे बहुत लंबी इश्यूज़ हैं। स्टोरी है, हाँ। आप लगा लो कि अगर आप यूनिट कैंसल कर भी रहे हो, तो आप हुँ, पैसा तो रिफंड करो। हुँ, हुँ, मैंने 60% पैसा दिया है, हुँ, हुँ, ठीक है? उन्होंने मेरा 60 का 60 रख लिया। हुँ, कुछ नहीं दिया, यूनिट कैंसलेशन का लेटर भेज दिया बस। हुँ, हुँ।
अब हो क्या रहा है कि रेरा में मैंने अप्लाई किया, अपील और रेरा में केस फाइल किया, मेरे फेवर में ऑर्डर आ गया। उन्होंने मेरे ही पैसे जो 60% है उससे अपील डाल दी। तो दे आर ड्रैगिंग द केस। पहले 2 हियरिंग्स पे वो अपीयर नहीं होते। जब न्यूज़पेपर में नोटिस निकलता है कि भाई आओ, फिर वो आते हैं कि जी अब हमें टाइम चाहिए, तो दे आर ड्रैगिंग द केस। और ये चीज़ पता चल रही है, सीआरएम इज़ नॉट एंटरटेनिंग द पीपल कि आपकी यूनिट है, हम तो बेच चुके हैं, अब तो अब आप पोज़ेशन जाओ। हो गए शायद ना, और एक्चुअली क्या है वो 2 की चीज़ 5 भी तो हो गई ना सारी अब। राइट, इवेंचुअली तो कोई भी राइट। छोड़ना नहीं चाहिए। देखो मैं तो ये बोलूँगा कि दुनिया मतलब हम राम राज्य में तो रह नहीं रहे हैं, तो हुँ, इवेंचुअली प्रॉब्लम्स भी होंगी, हुँ, फ्रॉडस्टर्स भी होंगे, अच्छे लोग जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे हैं, वो भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। हुँ। इवेंचुअली आपको रूल सही पता होने चाहिए, आपको उनके अगेंस्ट कैसे एक्शन लेना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, और ऐसे ही दुनिया चलती है इवेंचुअली, दिस इज़ हाउ एब्सोल्युटली, इट इज़। एब्सोल्युटली। तो आपको बस इट्स जस्ट कि आप कितना अपने आप को एजुकेट कर सको। आपने ये ना बहुत सही चीज़ बोली है कि अब जैसा बायर चाहेगा ना, हाँ। तो बिल्डर भी उसी तरीके से हाँ, करेगा। हाँ, हाँ। बिल्डर के लिए तो अल्टीमेटली यूनिट बेचनी है ना, हाँ, आपको हाँ। अगर खरीदना ही लाइन में खड़े होके है, करेक्ट। तो फिर वो मज़ा ही तो तभी आ रहा है ना लोगों को, तो है ही है, वो तो। हुँ, मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ, जैसा कस्टमर्स ने बोला लग्ज़री चाहिए, लो लग्ज़री की भरमार। कस्टमर्स ने बोला वास्तु नाम की कोई चीज़ होती है, सारे प्रोजेक्ट वास्तु कंप्लायंट। जैसा जो जो बायर्स बताएँगे, हुँ, इंडिकेट करेंगे, वो ही प्रोजेक्ट्स आएँगे सारे। अभी करेक्ट। साइज़ेज़ को लेके हुआ ना कि इतने बड़े-बड़े साइज़ मत लाओ गुड़गाँव में, अब देखना सारे मीडियम साइज़ेज़ ही आएँगे। हुँ, हुँ, मैं से आपको और भी बता रहा हूँ, जो हमारी ऐसी कंपनीज़ हैं, ब्रोकरेज कंपनी, चैनल पार्टनर, कंसल्टेंट, व्हाटएवर यू कॉल इट, तो उसके अंदर क्या है कि इवेंचुअली क्या है, सर्विस बेस्ड बिज़नेस हो जाएगा हुँ, इवेंचुअली, कि यार आपने हमसे प्रॉपर्टी खरीदी, हम ही आपके टेनेंट हैं। इवेंचुअली क्या है, आने वाले टाइम में ना सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री ही होना है रियल एस्टेट। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्डर ही बोलेगा कि आपने मेरे से फ्लैट खरीदा, कल को आपको टेनेंट चाहिए, मैं ही फैसिलिटेट करूँगा, मैंने चाहे आउटसोर्स कर रखा है। आपको बेचना है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना। जितना बेहतर जो सर्विसेज़ ऑफर कर रहा होगा ब्रोकरेज कंपनीज़ एज़ वेल एज़ डे डेवलपर्स, वही आगे लॉन्ग टर्म में राइट, राइट, वो राइट, करेगा। एब्सोल्युटली, करेक्ट। कॉम्पिटिटिव ज़माना है। चलो बढ़िया अभिषेक भाई, मज़ा आया आपके साथ। सेम हियर भाई, थैंक यू फॉर चलो, हैविंग मी। या और वी प्लान इट अगेन, दोबारा से प्लान करेंगे इस चीज़ को, है ना? डन, डन। सही सॉर्टेड। चलो। अबे भाई उबासी ले रहा है, कभी कुछ कर रहा है तेरी।